अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग। जागो लाहौर में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं जनाब, और मैं हूँ आपकी होस्ट मुनीबा आसिफ। इस उम्मीद और इस अज़्म के साथ और इस दुआ के साथ कि जनाब आप जहाँ कहीं भी होंगे ठीक ठाक होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे, लेकिन अपने साथ साथ दूसरों का भी ज़रूर ख्याल रख रहे होंगे। तो जनाब नया दिन है और नए अज़्म के साथ, नई एनर्जी के साथ हम अपने दिन का आगाज़ करेंगे, नए हफ्ते का आगाज़ करेंगे, ताकि ये पूरा हफ्ता हमारा अच्छा गुजरे और प्रोडक्टिव गुजरे। तो जनाब आजकल तो मुझे ये लगता है कि हमारे घरों में सबसे ज़्यादा जो डिस्कशन हो रही है ना, वो घरेलू बजट पर होती है, और आइंदा हालात में हमने कैसे सरवाइव करना है या इस मौशी बहरान से हमने कैसे निकलना है ना, इन बातों पर सबसे ज़्यादा बहस होती है हमारे घर में। और इस हवाले से कुछ हम तजावीज़ भी देंगे जिन पर अमल पैरा होकर इन मामलात पर कुछ कंट्रोल किया जा सकता है। कि आजकल सबसे ज़्यादा परेशानी बिजली के बिल से होती है कि बिजली का बिल आ गया है और अब टेंशन हो गई है कि अब क्या करें, इतना बिल आ गया है, क्योंकि बिजली बहुत महंगी हो गई है और मज़ीद भी महंगी हो जाएगी आगे। तो कोशिश हमने ये करनी है कि इसका इस्तेमाल कम से कम करनी है। बिजली की बचत करने का मतलब ये है कि आपने अपनी जो जेब में है उसमें चंद हज़ार मज़ीद महफूज कर लिए हैं, सेविंग कर ली आपने। अगर आप बिजली की सेविंग कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली आपका जो बजट है ना, वो भी इंक्रीज़ करने के बजाय थोड़ा सा सस्टेन होना शुरू हो जाएगा, और जो किसी और जगह आपके काम भी आ सकता है। और बहुत से घरों में आज भी सिर्फ एक फ़र्द ही कमा रहा होता है, जबकि उन घरों में ख़वातीन एक बेहतरीन डिग्री होल्डर्स भी होती है, और उन्हें कहा जाता है कि जनाब आप घर देखें, या बहुत सी ख़वातीन को सिलाई या ब्यूटिशन या मुख्तलिफ़ कोर्सेज़ वो भी किए होते हैं उन्होंने, और वो भी अपने तौर पर हिम्मत करके घर की जो माली मुआवनत है ना, उसमें हिस्सा डाल सकते हो। जिस तरह मैंने पहले भी कहा था कि वो ज़माना गुज़र चुका है, वो दौर गुज़र चुका है कि जब एक फ़र्द हमारे घर का कमाया करता था और पीछे बैठ के 5 या 7 अफराद घर के वो आराम से अपनी ज़िंदगी गुजारते थे और वो खाते थे। अब ऐसा नहीं है। अब जब तक वो सारे अफराद, वो 7 के 7 अफराद एक घर के कमाएंगे नहीं, आप अच्छी ज़िंदगी, मतलब एक अच्छी मुनासिब ज़िंदगी नहीं गुजार सकते हैं। लग्जूरियस लाइफ तो बहुत दूर की बात है, एक मुनासिब ज़िंदगी भी नहीं अगर आप गुजार सकते हैं, अगर सारे लोग नहीं कमा रहे होंगे। दूसरा, हमारे कॉलेजेस देख लें या यूनिवर्सिटी जाने वाले जो बच्चे हैं और जो बच्चे हैं, उनको भी मुख्तलिफ़ हुनर या स्किल्स वाले कोर्सेज़ हम करवाए जा सकते हैं, जिससे वो दौरान तालीम ही रोज़गार कमा सकते हैं। आजकल ऑनलाइन अर्निंग का भी बहुत ज़्यादा रुझान है और इसकी तरफ भी फोकस बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है कि आप वो कोर्सेज़ सीखें और ईज़िली आप घर बैठकर आराम से आप माहाना जो है वो कमा सकते हैं, और वो भी डॉलर्स में कमा सकते हैं। आपको कहीं और नहीं जाना पड़ेगा। बस ये है कि आपको कोर्सेज़ करने पड़ेंगे, ऑनलाइन अर्निंग किस तरह की जाती है। इसके अलावा भी बहुत सारे कोर्सेज़ होते हैं, ऑनलाइन ही होते हैं, या आपको किसी इंस्टीट्यूट जाना पड़ेगा अगर आप ऑनलाइन नहीं सीखना चाहते हैं। लेकिन उसके बाद में बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। और अब वो वक्त भी नहीं है कि हम माशी मसाइल से निमटने के लिए ना घर से किसी फ़र्द वाहिद पर अपनी सारी की सारी ज़िम्मेदारी डाल दें, क्योंकि अब सभी को घर की गाड़ी को धक्का लगाना पड़ेगा। अब ये वो वाली गाड़ी नहीं है कि जनाब ये ऑटोमेटिकली चल जाएगी, अब इसको धक्का लगा कर ही चलाना पड़ेगा। बच्चों को टीनेज से ही हमें ये समझाना है और ये सिखाना भी है कि कैसे अपने पाँव पर हमने खड़ा होना, और ये ज़रूरी क्यों है। क्योंकि आजकल ये जो माशी मसाइल हमारे चल रहे हैं ना, वो इसी वजह से चल रहे हैं कि हम सिर्फ एक फ़र्द पर डाल देते हैं कि भाई आपकी ज़िम्मेदारी है, क्योंकि हमारे फादर ज़्यादातर डोमिनेंट पर्सनालिटी होते हैं हमारे घरों की, और उन्होंने एक ज़िम्मेदारी होती है कि जनाब फ़ादर हैं तो उन्होंने ही कमाना है। लेकिन ऐसा नहीं है, फ़ादर कमा रहे हैं, लेकिन आप उनका हेल्पिंग हैंड बन सकते हैं, आप उनका सहारा बन सकते हैं इस मुश्किल हालात में। अपने बच्चों को बताइए कि जनाब आप साथ साथ डिग्री कर रहे हैं, कॉलेज जा रहे हैं, यूनिवर्सिटी जा रहे हैं, लेकिन साथ साथ थोड़ा बहुत ऐसे कोर्सेज़ आप लोग कर ले जो घर बैठे आप लोगों के लिए बड़ी आसानी हो जाए। आप घर बैठ के कमा सकते हैं, आपको कहीं और जाना नहीं। अब तो डिजिटल दौर है, डिजिटल दौर में हर चीज़ इतनी इजी हो चुकी है कि आप सोच नहीं सकते हैं कि आप घर बैठ के हर चीज़ कर सकते हैं। तो इसलिए अब आपने ये चीज़ अपने दिमाग से निकाल देनी है कि हम शायद कुछ नहीं कर सकते हैं, या हमारे पास डिग्री होनी चाहिए या कोई ऐसे स्किल्स होने चाहिए तभी हम नौकरी कर सकते हैं, तभी हम पैसे कमा सकते हैं। ऐसा नहीं है, आप ऑनलाइन हर चीज़ कर सकते हैं। और इसके हवाले से अवेयरनेस भी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और आप
यूट्यूब पर बहुत सी ऐसी वीडियोस देख सकते हैं। हमने भी इसके ऊपर बहुत सारे प्रोग्राम्स किए हैं और आने वाले दिनों में भी इस हवाले से प्रोग्राम्स करेंगे कि ऑनलाइन अर्निंग किस तरह की जा सकती है, कौन कौन सी ऐसी फील्ड्स हैं उसके अंदर कि जिसमें आप पैसे कमा सकते हैं, वो भी घर बैठकर। तो उस पर भी मैंने सोचा हुआ है कि एक और जनाब सेगमेंट करेंगे आप लोगों के लिए। लेकिन अभी आप लोगों ने ये अयादा करना है कि हमने अपनी ज़िंदगी किस तरह बैलेंस आउट करनी है और किस तरह अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाना है। तो ये आज का पैगाम था। अभी आगे बढ़ते हैं, कुछ किताबों के हवाले से बात कर लेते हैं। और आज कौन सी किताब से हमारा और आपका तारुफ करवाए जा रहे हैं? प्रोफेसर अहमद हमाद साहब इस सेगमेंट में हमारे साथ मौजूद होते हैं, तो उनकी तरफ चलते हैं। जी अहमद साहब बताइएगा। शुक्रिया मुनीबा। मेसी में अदराक की तभी सलाहियत न थी। घर वालों को जल्द ही पता चल गया कि इंसानी जज्बात के तमाम मदारिज से वो आशना न था, लेकिन उसके पास एक ज़रा पुख्ता और फ़लसफ़ियाना जहन था जिसके सहारे वो जीता था। उसके जिस्म का तसव्वुर तकरीबन महाल था, ज़हनी तौर पर अलबत्ता वो वाज़े वजूद रखता था। उसके शरीक होते ही गुफ्तगू में मतवाज़न और मुजर्रद लहजा पैदा हो जाता था। यक बयक बोल उठने, मगदूब दावों, ज़ाती तयक्कुन के मुज़ाहिरों की जगह गैर जज्बाती और माकूल दावे ले लेते। ये मिसेस लिंडले पर बहुत गिरां गुजरता था। जब वो कुछ कहती तो वो छोटा आदमी उसकी तरफ देखता और फिर अपनी बारीक सी आवाज़ में इसी बात को अपने तौर पर नाप तोल कर बयान करता और मिसेस लिंडली को यूँ महसूस होता कि जिस जुर्जरी सतह पर उनकी गुफ्तगू हो रही थी उसके किसी शगाफ में से हल्की फुल्की हवा में जा गिरी है। बात करके वो खुद ही उल्लू बनती थी और जल्द ही मुसम्मम खामोशी पर उतर आने के लिए मजबूर हो जाती थी। ये जो खूबसूरत इक़्तिबास है ये दरअसल D.H. लॉरेंस का एक अफसाना है, पादरी की बेटियाँ, डॉक्टर्स ऑफ द विकार। और ये अफसाना हमें मिला इस किताब में, D.H. लॉरेंस के अफसाने, बेहतरीन अफसाने। यासिर हबीब साहब ने इनको कलेक्ट किया और इस किताब की सूरत में इसको शाया कर दिया। यासिर हबीब की जो आपका तारुफ ये है कि फ़ेसबुक पे एक बड़ा खूबसूरत आलमी अदब के तर्जुमे पे मबनी एक ग्रुप है। अगर आप उससे इस्तेफ़ादा करना चाहें तो उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। दुनिया भर में जो भी अदब लिखा जाता है उसके उर्दू तराजुम जो है आपको उस ग्रुप में मिल जाएंगे। इसमें से बाज़ कहानियाँ भी उसमें मौजूद हैं। इसमें इन्होंने बताया कि बहुत सी कहानियाँ तो मुख्तलिफ़ जराइद में उसका तर्जुमा जो था वो उनका शाया हो चुका था, लेकिन बाज़ कहानियाँ इसमें बिल्कुल नई हैं। तो इन्होंने बाज़ जो नए नोआमोज़ ट्रांसलेटर्स हैं उनसे भी काम करवाया। नोआमोज़ ट्रांसलेटर्स का काम अपने जो पढ़त से ही पता चल जाता है। जब कारी उनको एक्सपीरियंस करता है या पढ़ता है या उनसे गुज़रता है तो पता चल जाता है कि वाकई नोआमोज़ हैं। तो मेरा ख़्याल है कि यासिर हबीब साहब को एक तो ये करना चाहिए था कि जो तदवीन का मयार है वो इससे ज़्यादा कड़ा करते जिस मयार पर इन्होंने इस किताब का इंतखाब किया या तर्जुमे का इंतखाब किया कि इस किताब में शामिल किया जाए। मुझे मोहम्मद सलीमुर रहमान साहब का तर्जुमा, ये जो डॉक्टर्स ऑफ विकर, ये मोहम्मद सलीमुर रहमान साहब का तर्जुमा है। और कितना अच्छा तर्जुमा जो मैंने आपको पढ़ के सुनाया, लगता है ना कि तबाज़ादा अफसाना होगा। ये सबसे बड़ा अफसाना, 50 सफ़े का अफसाना है इसमें। ये इस सबसे तवील अफसाना है इस किताब का, D.H. लॉरेंस का। लॉरेंस के हवाले से आप जानते हैं कि तरह तरह के यूरोप में बड़े नोटी इनके जो है ना तारुफ हैं मौजूद है यूरोप में। लोग इन प्रोफेसर अहमद हमाद साहब हमारे साथ मौजूद थे और आज की किताब से हमारा और आपका तारुफ करवाया। अहमद साहब बहुत शुक्रिया आपका। जनाब अब कुछ बात कर लेते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट या फिर फाइनेंशियल क्राइसिस के हवाले से, क्योंकि जनाब आजकल हर तरफ ना सिर्फ महंगाई ने ही शोर मचा रखा है और इस मुश्किल सूरत हाल में ना हर घर के लिए अपने बजट को बनाने में बहुत ज़्यादा दुश्वारी पैदा हो रही है। और इस सूरत हाल में बच्चों को एक बात बताना बहुत ज़रूरी है कि ज़िंदगी के तमाम दिन एक जैसे नहीं होते हैं। कभी खुशहाली होती है तो कभी तंगी भी आ जाती है। तो ऐसे मौशी बहरान में जहाँ हम बच्चों को बहुत कुछ सिखा सकते हैं, वहाँ हम उनके ताउन से
इस मुश्किल बहरान से निकलने के ये रास्ते भी ढूंढ सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे कि क्या मौजूदा मौशी बहरान में एक आम आदमी के बच्चे तालीमी सिलसिले को जारी रख सकते हैं या नहीं रख सकते हैं, और इस मौशी बहरान में बच्चों को कौन कौन से ऐसे काम करने चाहिए जिससे कि वो अपने वालिदैन का बोझ कम कर सकते हैं, या ऑनलाइन अर्निंग किस तरह कर सकते हैं। जिस तरह मैंने अपने इंट्रो में भी बात की थी कि आप अगर एक फ़र्द अगर घर में कमा रहा है और बाकी 5 फ़र्द सिर्फ बैठ के खा रहे हैं, तो वो अच्छी ज़िंदगी या वो नहीं उस तरह ज़िंदगी गुजार सकते हैं जब तक पूरे के 5 लोग नहीं कमाएंगे। तो ऑनलाइन दौर है, डिजिटल दौर हो चुका है और टेक्नोलॉजीज़ आती जा रही हैं। तो आज हम उस पर बात करेंगे कि बच्चों को हम किस तरह मोटिवेट कर सकते हैं कि वो अपनी पढ़ाई के साथ साथ, अपनी स्टडी के साथ साथ कोई ऑनलाइन बिजनेस भी कर सकते हैं और उससे कमा भी सकते हैं। दूसरा ये कि लास्ट सेगमेंट में रज़ा साहब के साथ ही हमने बात की थी कि पेपाल का मसला बहुत ज़्यादा है पाकिस्तान में, कि जो बच्चे यहाँ पर ऑनलाइन अर्निंग कर रहे हैं तो उनको डिफरेंट चैनल्स के थ्रू पैसे बाहर से आते थे जिससे टैक्स बहुत ज़्यादा कटता था। अब जब हमने ये बात की थी, अपने इस प्लेटफॉर्म से हाईलाइट किया गया था ये मसला पेपाल का, तो अब गवर्नमेंट उसके बाद मेरे ख्याल से एक्शन में आई है और अब जो है वो रूटिंग कर दी गई है पेपाल की कि अब डायरेक्ट जो है पैसे वो आपके बैंक अकाउंट में या बैंक में आ जाएंगे। अब आपको वो जो टैक्सेस और वो जो मीडियम थे 3-4 उससे होते हुए आते थे, अब वो नहीं होगा। अब डायरेक्ट आप पेपाल से पैसे खुद जो है वो निकाल सकते हैं। तो ये एक बड़ा अच्छा इकदाम उठाया गया है गवर्नमेंट की तरफ से। मज़ीद इस तरह के बहुत छोटे छोटे इकदाम हैं जो अगर उठा लिए जाए इंतज़ामिया की तरफ से, ये गवर्नमेंट की तरफ से, तो बहुत अच्छे तरीके से हम इस चीज़ को, इस क्राइसिस को मैनेज कर सकते हैं। तो इस पर बात करने के लिए माहिर तालीम रज़ा रहमान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। उनको वेलकम कहते हैं। रज़ा साहब, आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? जी, थैंक यू वेरी मच। आई एम परफेक्टली फाइन अल्हम्दुलिल्लाह। और आपको बहुत मुबारक हो। थैंक यू सो मच। आपने जो लास्ट टाइम पेपॉल के बारे में बात की थी वो हुकूमती कानों में पहुंची और उसके ऊपर अमल हुआ। हम तो खुश हुए हैं। हाँ, लाखों लोगों का उससे फायदा हुआ। बिल्कुल ऐसे ही है। हम तो यही चाहते हैं कि जनाब जो लोगों की छोटी छोटी मुश्किलात है उसको हाईलाइट किया जाए। और दूसरा आपको भी कॉन्ग्रेचुलेट कहूंगी कि जनाब आप भी उस दिन हमारे साथ थे और आपने भी इसके ऊपर आवाज़ उठाई है कि हम किस तरह बच्चों के लिए आसानी पैदा करें। ये तो एक इकदाम उठा लिया गवर्नमेंट ने। अब जिस तरह क्राइसिस बहुत ज़्यादा है, हमारा मौशी बहरान आप उसको कह सकते हैं, तो एक आम आदमी जो है क्या कहेंगे कि वो अपने बच्चों को जो तालीमी सिलसिला है वो कंटिन्यू रख सकता है तो किस तरह रख सकता है? मुनीबा, देखें, जैसे वालिदैन अपने बच्चों को बहुत सारे क्राइसिस से बचाना चाहते हैं ना, जिसमें हम अगर मिसाल दें तो वालिदैन चाहते हैं कि एक्सीडेंट भी बच्चों का ना हो, उसे बचाया जाए, एहतियात की जाती है। गर्मियों में उनको शदीद गर्मी से बचाने के लिए एहतियात की जाती है, सर्दियों में शदीद सर्दी से बचाने के लिए एहतियात की जाती है। तो इसी तरह एक और क्राइसिस है जिसका नाम है इकोनॉमिक क्राइसिस। इससे बचाने के लिए भी वालिदैन को एहतियात करना बहुत ज़रूरी है। और वो जो चीज़ें पहले बच्चों को वो बताते हैं दूसरे क्राइसिस में बताई जाती हैं, हाँ, इस क्राइसिस को भी बच्चों के साथ डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है। और ये वो क्राइसिस है जिसमें बच्चे आपकी हेल्प भी कर सकते हैं और बच्चे आप उस एक तरह से सपोर्ट भी कर सकते हैं, अच्छे तरीके से गाइड भी कर सकते हैं कि आप क्या कर सकते हैं। देखें, एक तो वो आपकी हेल्प ये कर सकते हैं कि अपने वो बहुत सारे अखराजात हैं जिसको वो महदूद भी कर सकते हैं। बच्चों को अगर चंद चीज़ें सिखा दी जाएं तो आने वाले दौर में बच्चे अपने वालिदैन के लिए और अपनी फैमिलीज़ के लिए भी बहुत सारी चीज़ों को बेहतर कर लेंगे। मैं यहाँ पे वालिदैन के पेश नज़र 2-3 करता हूँ कि अगर वालिदैन अपने बच्चों को ये बात सिखा दें जो आपने अपने इंट्रो में बताई है कि हर दिन एक जैसा नहीं होता। आज अगर दिन बहुत अच्छा है और हम फाइनेंशियली रिच हैं तो कल हो सकता है कि हम डाउन ट्रेंड में चले जाएं, और अगर हम उस डाउन ट्रेंड में गए हैं तो हमने मैनेज कैसे करना है। आज अगर हमने घर में 3 खाने या 2 खाने बनाए हैं या खाना पूरा खाया है तो कल अगर प्रॉब्लम आ गई है तो हमने मैनेज कैसे करना है, हमने उसको किस तरह से टैकल करना है। ये बात वालिदैन को बच्चों के जहन नशीन कराने से वालिदैन का जो अपने घर का अंदर का एक टेंशन है या क्राइसिस है ना, वो आधा रह जाता है। हाँ। अगर बच्चे एडजस्ट करना सीख लें, क्योंकि हर चीज़ में हम बच्चों की नीड को पहले देखते हैं, बच्चों की ख्वाहिश को पहले देखते हैं। हम खुद तो चाहेंगे कि हम जैसी मर्जी चीज़ खा लें, लेकिन उनको हम ऐसी खिलाना चाहते हैं कि वो जिससे उनकी सेहत पे कोई बुरा असर ना पड़े। लेकिन हमारे पेरेंट्स ऐसा नहीं करते हैं ना, मतलब खास तौर पर हमारे जो फादर्स होते हैं, क्योंकि उनके ऊपर सारी फाइनेंशियल जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके ऊपर होती है, तो वो यही कहते हैं कि बच्चों को जितना दूर रख सके इस चीज़ से दूर रखें, वो अपनी स्टडी पे ध्यान दें, वो बाकी चीज़ों पे ध्यान दें। फाइनेंशियली जिस तरह के भी हम लोग क्राइसिस में चल रहे हैं, खुदा ना खास्ता जिस भी सिचुएशन में, हम खुद देख लेंगे। जी, ये बहुत अच्छा आपने पॉइंट आउट किया। इसका मैं सेकंड में आंसर दूंगा, लेकिन पहला मैं कंप्लीट वो कर लूँ। सेकंड, देखें, बच्चों को ना लिमिटाइज करना बहुत ज़रूरी है कि अगर आपके क्लासरूम में पेयर्स हैं, आपके दोस्त हैं,
या दूसरे और कम्युनिटी के साथ आप जिसके साथ रह रहे हैं उनकी चीज़ें या उनकी डिमांड्स या उनकी अप्रोच ज़्यादा है और हमारी अगर कम भी है, हमारे पास हमारा बजट कम है, तो हमें अपने बजट में सरवाइव करना आना चाहिए। हमें उनको देख के ब्रांड्स की तरफ नहीं चले जाना चाहिए, महंगी चीज़ों की तरफ नहीं जाना चाहिए। और अगर हम पहले महंगी चीज़ें ले रहे थे तो हमें उसको थोड़ा सा अपने आप को नॉर्मलाइज कर देना चाहिए। तीसरी इसमें मैं ये भी अर्ज करूंगा कि बच्चों को फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो आपने शुरू में जिक्र किया आना बहुत ज़रूरी है और इसका आगाज़ स्कूल कैंटीन से हो जाना चाहिए। अच्छा, देखें जो चीज़ बाहर से 10 रुपए की मिलती है, स्कूल कैंटीन 15 रुपए की देती है। बिल्कुल तो वाई यू आर बाइंग फ्रॉम द स्कूल कैंटीन, आप अपने डिपार्टमेंटल स्टोर जो करीब आपके जो है शॉप है जो भी वहाँ से लीजिए और अपने स्कूल वो चीज़ ले जाइए। और अगर आप अपने स्कूल वालों को कन्विंस कर लें कि हमें वो जो मार्केट प्राइस है उस पर ये दें, तो मेरा ख्याल है ये ज़्यादा बेहतर है कि बच्चों को ये फैसिलिटी कैंटीन की मिले भी और उनको वो प्राइसेस भी वही मिलें जो बाहर मिल रही हैं। तो बच्चों को जब ये आपस में प्राइसेस का डिफरेंस समझ आ जाएगा ना, चाहे प्राइमरी स्कूल के बच्चों को, एलिमेंट्री को या मैट्रिक को या सीनियर बच्चों को, तो मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ी सेविंग होना शुरू हो जाएगी। तो इसके ऊपर बच्चों को, वालिदैन को तवज्जो देने की बहुत ज़रूरत है। इसके साथ साथ मैं समझता हूँ कि एक और चीज़ ज़रूर इसमें ऐड करूँगा कि बच्चों को सेविंग आना बहुत ज़रूरी है। हम जिस दौर में से आए हैं ना, जिस दौर से मैं आया हूँ या मेरे से पिछली जनरेशन थी, वो शायद इतनी सेविंग्स नहीं करते थे, उनकी रिक्वायरमेंट्स भी इतनी ज़्यादा नहीं होती थी, नीड्स भी इतनी नहीं होती थी। लेकिन ये जो आने वाले बच्चे हैं, आने वाला दौर है, इसके अगर उसको देखा जाए कि चैलेंजेस क्या हैं, तो इसके चैलेंजेस के अंदर बच्चों में फाइनेंशियल क्राइसिस के जो एक सर्कल्स हैं वो बार बार रिपीट होने के चांसेस हैं। अगर हम पिछले 30 साल को देखें तो फाइनेंशियल क्राइसिस इतना कभी भी नहीं आया जितना आज है। तो आप ये सोचें कि हमेशा हम यही कहते हैं इतना कभी भी नहीं आया, तो आज से 2 साल के बाद अगर दोबारा आया फाइनेंशियल क्राइसिस या 5 साल बाद आया तो वो हम कहेंगे कि इतना तो कभी भी नहीं आया जितना आज आया, तो हम ये 2023 वाला भूल जाएंगे। तो वो इतना हार्ड होगा। तो बच्चों को फाइनेंशियल क्राइसिस से निपटने के लिए हमें सेविंग करना सिखाना बहुत ज़रूरी है। चाहे उनके पास पॉकेट मनी है, चाहे वो अपनी सेल्फ अर्निंग करते हैं, चाहे वो कोई भी उनके पास सोर्स ऑफ इनकम है, उसको किसी भी तरह से सेव करना शुरू करें, उसमें बचतें करना शुरू करें, उसको बैंक में रखना शुरू करें, उसको कोई एक घर में एक मनी बॉक्स बना लें, उसमें सेव करना शुरू करें। ये जो थोड़ी थोड़ी सेविंग्स होती है ये आपके माइंड सेट को डेवलप करती है। बात ये नहीं है कि वो बच्चा 1 साल के बाद 500 रुपए जमा कर लेगा, नहीं, उस बच्चे ने 500 रुपए जमा करने में अपने जहन की जितनी मेहनत लगाई, अपने जहन को कितनी दफा उसने कहा कि मैंने पैसे सेव करने हैं, इतना मैंने इसमें सेव करना है, इतना मैंने निकाला है। जब वो अपने ब्रेन को, अपने जहन को बार बार ये मैसेज देगा कि मैंने सेव करना है, तो वो हर स्टेप के ऊपर हर रोज कुछ ना कुछ पैसे सेव करना शुरू हो जाएगा। जब हम उसको कैलकुलेट करेंगे तो वो अभी तो जरूर 500 रुपए बनेगा, लेकिन एक दिन आएगा वो 5 करोड़ भी बनेगा। बिल्कुल ऐसे ही तो मुझे याद है, मैं अपने बचपन में मेरे पास इतने मनी बॉक्सेस होते थे, मैं उसके अंदर, जिसको गल्ला कहा जाता है, उसके अंदर हम लोग पैसे, जितने भी कॉइन्स मिलते थे, जितनी भी बाकी चीजें मिलती थी, उसमें जाके रख देते थे और वो साल बाद हम खोलते थे और वो इतने ज्यादा उसमें पैसे लगते थे। और अब आप सोचे कि अगर अब आप अगर करना शुरू कर दें सेविंग, तो वो अगर आप तोड़ें उसको बाद में ये जाके चेक करें तो वो कितने होंगे। लेकिन अब मेरे ख्याल से बच्चों में ये चीज़ नहीं है, बच्चों के पास पैसे आते हैं वो उसी टाइम खर्च कर देते हैं। बिल्कुल सही कह रही हैं। एक और लास्ट चीज़ मैं यहाँ पे ऐड करूंगा कि बच्चों को ना टैक्सेस के बारे में भी ज़रूर बताना चाहिए। टैक्सेस चाहे वो डायरेक्ट टैक्सेस हैं, चाहे वो इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं, बच्चों को मालूम हो कि हमने एक प्रोडक्ट ली है और इस पे हमने 100 रुपीज़ की प्रोडक्ट है, तो हमने गवर्नमेंट को 20 रुपए दिए, 22 रुपए दिए हैं, 25 रुपए दिए हैं। तो बच्चे अगर अपने टैक्सेस को मैनेज करना भी सीख लें तो मेरा ख्याल है उसमें भी बहुत अच्छी सेविंग हो सकती है। हमें जो कि टैक्सेस के बारे में इतनी नॉलेज या इन्फॉर्मेशन नहीं दी जाती, तो हम टैक्सेस को समझते हैं बहुत भार है, बहुत वजन है, बहुत ज़्यादा चार्ज करती है गवर्नमेंट। अच्छा, गवर्नमेंट जब आपसे चार्ज करती है तो आप किसी तरीके से पे बैक भी कर रही होती है। तो अगर हम बच्चों को ये सारा एक सर्कल समझा दें टैक्सेस का, तो बच्चे इसमें भी अपनी सेविंग कर सकते हैं, वो भी मौजूद है। जैसे कि हम अगर पेट्रोल खरीदते हैं ना, तो वो बहुत हैवी टैक्सेस चार्ज करते हैं, लेकिन अगर जब आप उनसे पेट्रोल खरीदें और आपने अपनी प्रॉपर एक कंपनी प्राइवेट लिमिटेड बनाई हो, तो आप पेट्रोल के अंदर जो टैक्सेस चार्ज किए होते हैं वो गवर्नमेंट को क्लेम कर सकते हैं। तो ये इतनी टेक्निकलिटीज इसके अंदर मौजूद हैं जो कल को जाके बच्चों के लिए फायदेमंद हो सकती हैं। लेकिन इसका प्रोसेस भी यही होगा कि आपको बच्चों को पहले से शुरू दिन से बताना पड़ेगा कि आपने इस प्रोसेस में से सेविंग्स कैसे करनी है, आपने अपने इंटेलेक्चुअल को अप्लाई करने के बाद क्या बेनिफिट्स हासिल करने हैं। सेकंड, जो आपने अभी दूसरा क्वेश्चन किया था ना, वो मुझे बहुत ज़बरदस्त इसलिए लगा कि आने वाले दौर के अंदर जो बच्चा या जो भी शख्स है, जो भी सिटीजन ऑफ पाकिस्तान है, वो फाइनेंशियल मैनेजमेंट नहीं करेगा, वो सरवाइव नहीं कर सकेगा। और दूसरी बात मैं यहाँ पे ये भी ऐड करूंगा कि देखें हमारी गवर्नमेंट जो भी करिकुलम अपना सिलेबस बनाती है ना, वो दौरे हाजिर या आने वाले 5 साल के मुताबिक नहीं बनाती। और आप ये देखिएगा कि आज जो हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, ये 3 साल के बाद हर घर, हर फैमिली इस टॉपिक के ऊपर
डिस्कशन भी हो रही होगी और इम्प्लीमेंटेशन भी हो रही होगी। मैं तो कह रही हूँ अभी बहुत से लोग हैं अब भी ये कर रहे हैं। बिल्कुल, इसको इम्प्लीमेंट करना बहुत ज़रूरी है कि बच्चों को फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिखाई जाए और फाइनेंशियल मैनेजमेंट बाकायदा पढ़ाई जानी चाहिए। मैं जिस टॉपिक पे आना चाह रहा था कि इसको करिकुलम के अंदर शामिल किया जाए और फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ाई जाए। दुनिया के जो बड़े बिजनेसमैन हैं, मैं हमेशा उनका क्यों जिक्र करता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि वो सही कामयाब लोग हैं। वो ऐसे कामयाब लोग हैं जिन्होंने $1 बिलियन कंपनीज भी बनाई हैं, प्रोडक्ट्स भी बनाई हैं, इन्वेंशंस भी की हैं और अभी भी उनका जो एक टारगेट्स हैं वो नेक्स्ट फ्यूचर की तरफ हैं। तो हमारे बच्चों को उनको देखना चाहिए या उनसे सीखना चाहिए। तो उसमें जो बड़े बिलियनर्स हैं वो यही कहते हैं कि जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है वो बच्चों को स्कूल लेवल पे पढ़ा देनी चाहिए। अच्छा। ये उनकी प्रपोजल है। ये एलॉन मस्क की प्रपोजल है, ये जैक मा की प्रपोजल है कि बच्चों को जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है वो ग्रेड 6, 7, 8 में अंडरस्टैंडिंग देनी चाहिए ताकि बच्चे को अपनी फाइनेंशियल मैनेजमेंट को मैनेज करना आए। तब तक तो बच्चे वैसे भी समझदार हो जाते हैं 5-6 ग्रेड में। बिल्कुल हो जाते हैं और मेरा ख्याल है कि ये वो टॉपिक है जो सारी जिंदगी उनके काम आना है। तो व्हाई नॉट के एक ऐसा टॉपिक पढ़ाया जाए सारी जिंदगी उनको सपोर्ट करे, उनकी सेविंग करे, उनको बताए कि आपने मैनेज कैसे करना है, आपने अपने जो पैसे अर्न किए हैं उसको किन जगहों पे आप लगाएंगे तो आप एक अमीर आदमी बनेंगे, आप उनको कैसे खर्च करेंगे कि आप सेव भी कर सकेंगे। तो ये मैनेजमेंट बच्चों को सिखाना स्कूल का काम और सेकंड नंबर पे पेरेंट्स का काम है। तो वालिदैन को इस टॉपिक को मैं यहाँ आज आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से कहूँगा कि ये उनके मुस्तकबिल के लिए एक बेहतरीन फार्मूला है। अगर आप वो हमारे बच्चे फाइनेंशियल मैनेजमेंट सीख लें, वो बहुत कम भी कमाते होंगे, उनको फाइनेंशियल मैनेजमेंट आती होगी तो वो आज से 10 साल बाद 15 साल बाद एक करोड़पति होंगे। ये मैं आपको बहुत कम कमाने वाले बच्चे की एक एग्जांपल दे रहा हूँ। तो इसमें बहुत सारी चीजें, यूट्यूब हमारे पास अवेलेबल है, हमारे पास और सोशल मीडिया है, ऑनलाइन हमारे पास प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं। जी, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं, वहाँ बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन मिली हुई है, पड़ी हुई है, उसको गेन करें और उससे आप फायदा उठाएं। तीसरी एक और गुजारिश यहाँ पे करना चाहता हूँ जो बड़ी इंपॉर्टेंट है और वो मैं समझता हूँ फाइनेंशियल मैनेजमेंट में बच्चे वालिदैन की हेल्प कैसे कर सकते हैं। वो देखिए आज का जो दौर है इसमें ऑनलाइन एजुकेशन जो है वो एक इकोनॉमिकल सोर्स ऑफ स्टडीज़ है। बच्चों को बजाय इसके कि वो स्कूल जाने और स्कूल के बाद एकेडमी जाने का अपना एक जो प्रोसेस, एक सर्कल हमारे यहाँ पे ट्रेंड आ गया हुआ है, उसको जारी रखें। बच्चे इसको महदूद करें, आप अपनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग लें। जो बच्चा प्राइमरी तक अपनी एजुकेशन अच्छी कर लेता है, पढ़ लेता है, कॉन्सेप्शनल स्टडी को समझ लेता है, कॉन्सेप्ट समझ आ जाते हैं, लेसन प्लानिंग समझ आ जाती है, अंडरस्टैंडिंग हो जाती है, वो बच्चे को 6 से ऑनवर्ड किसी ट्यूशन की जरूरत नहीं होती है। इवन कि मैं समझता हूँ कि फेस टू फेस टीचर ना भी हो तो वो बच्चा आपको आउटपुट उतनी ही देगा जितनी वो फेस टू फेस पढ़ने के बाद दे सकता है। तो दुनिया भर में अब ये ट्रेंड आ रहा है कि बच्चे ऑनलाइन पढ़ते हैं, खास करके एलिमेंट्री स्कूल के 6, 7, 8 ग्रेड के, 9, 10th के और ऑनवर्ड भी। तो आपके वालिदैन अगर ऑलरेडी फीस एक जगह स्कूल की दे रहे हैं, फिर एकेडमी की दे रहे हैं, तो ये वो ओवरबर्डन है। एक फैमिली इस वक्त अपना 30 से 40% बजट बच्चों की एजुकेशन पे कम से कम लगाती है। मैं आपको कम से कम बता रहा हूँ, ज़्यादा हो सकता है, इससे कम नहीं होगा। तो बच्चे अगर इस बात को समझें, लेकिन वालिदैन उनको बैठा के ये बात समझाएं, चाहे वो ये वीडियो दिखा दें उनको, आपका प्रोग्राम दिखाएं, चाहे कुछ भी उन्हें बताएं कि बेटा अगर आप ये इस चीज़ों को इस तरह सर्कल करना शुरू कर दोगे तो आप हमारी भी हेल्प कर रहे होगे, सपोर्ट भी कर रहे होगे। और एक और बात बड़ी इंपॉर्टेंट इसमें यहाँ पे ये ऐड करूँगा कि वही जो बड़े बिजनेसमैन हैं वो ये कहते हैं कि सेल्फ लर्निंग जो शख्स करना शुरू कर देगा वो ही फ्यूचर का हीरो होगा, वही कामयाब होगा। तो सेल्फ लर्निंग उसी सूरत में मुमकिन है कि आप ऑनलाइन लर्निंग शुरू करें। तो ऑनलाइन लर्निंग में आपने सेल्फ लर्निंग करनी है ना, आपने ऑटो लर्निंग पे जाना है, आपने खुद ही लर्न करना है, आपने सीखते जाना है साथ साथ नई चीज़ों को। लेकिन जब आप किसी के मोहताज हो जाएंगे कि टीचर आएगा, मैं स्कूल जाऊंगा, स्कूल में टीचर क्लास में आएगा तो मैं पढ़ूंगा, ये तो कॉन्सेप्ट टोटली गलत हो गया होगा। ये बच्चे इस बात को कहीं लिख के रख लें कि अगर आप ट्रेंड हो गया वरना वैसा नहीं होता जाएंगे तो आप कभी तरक्की नहीं कर सकेंगे। आप बहुत स्लोली मूव करके क्लर्क लग जाएंगे या क्लर्क से थोड़ा ऊपर चले जाएंगे, अकाउंटेंट लग जाएंगे, लेकिन कामयाब नहीं हो पाएंगे। आपको सेल्फ स्टडी करना बहुत जरूरी है। सेल्फ स्टडी के लिए आपको ज़रूरी है कि आप ऑनलाइन एजुकेशन की हेल्प लें, उससे आप अपने बजट को, अपने घर के बजट को भी मैनेज कर सकते हैं और आप अपने लिए ज़िंदगी के नए मौके भी लेके आ सकते हैं। और ऑनलाइन स्टडी अब इतना इजी हो चुकी है, इतने हमारे पास प्लेटफॉर्म्स हैं, इतनी चीज़ें आ गई जो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पढ़ा भी रहे हैं और आपको समझाते भी हैं। सारे जितने भी आप सब्जेक्ट्स पढ़ रहे होते हैं उनके ऊपर वो उनकी बड़ी अच्छी ग्रिप होती है, वो आपको वीडियो के थ्रू पूरा बता रहे होते हैं कि ये टॉपिक आप इस तरह कर सकते हैं। अच्छा, जिस तरह मैंने सब बात की है कि एक तो हमारे पेरेंट्स जो है, एक तो फाइनेंशियली जितनी भी क्राइसिस आ रहे होते हैं बच्चों के साथ डिस्कस नहीं करते, उसका हमने उस पर बात कर ली है। लेकिन दूसरा वो अगर कॉलेज में है या इवन दो कि यूनिवर्सिटी में अगर बच्चे का इंटरेस्ट खुद है तो वो
काम करना शुरू कर देगा या कहीं पे इंटर्नशिप या कमाना शुरू कर देगा, माँ बाप नहीं कहते हैं, वो कहते हैं जब तक स्टडी नहीं कंप्लीट होती तुम इजीली स्टडी करो, बाद की बात है, नौकरी बाद में कर लेना। ये भी तो एक चीज़ है। जी मुनीबा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको भी ज़रा थोड़ा सा लोगों को चाहिए कि अपने अगर गौर करें कि स्टडी के साथ साथ किया जा सकता है किया काम। जा सकता है। इसमें ना लोग अगर अपने मज़हब, अपने दीन के ऊपर ही गौर करें ना, तो हमारे दीन ने इसके बहुत सारे सोल्यूशंस दे दिए हैं। जी, हमारे दीन में ये अहादीस से भी बात वाज़ेह है, और हज़रत अली करम वजह का कॉल भी है कि एट द एज ऑफ 14 बच्चे से आप मशावरत करना शुरू करें, उसको अपना मशीर लगा लें, उसको अपना एडवाइज़र लगा लें। सही। तो जब आप बच्चे से मशवरा करते हैं कि बेटा ये जो इकोनॉमिक क्राइसिस आ गया है, हम अपने बजट को कैसे मैनेज करें, तो जो आपको वो आज के दौर हाजिर के मुताबिक आपको जो भी वो उसका सोल्यूशन देगा वो आपसे बेहतर देगा, ये बात गारंटेड है। वो ज़रूर कुछ ना कुछ सोचेगा जहाँ से आपकी सेविंग हो सकती है। इवन कि वो ऑनलाइन एजुकेशन पे भी 14 साल के ऊपर वाला बच्चे की मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि उसको शिफ्ट किया जाए। प्राइमरी का बच्चा ऑनलाइन एजुकेशन पे फौरी शिफ्ट नहीं हो सकता, उसको अपनी वो एजुकेशन पूरी करनी है। और जो हमारी 6-7 से ऑनवर्ड क्लासेस हैं, इसमें 12, 13, 14 साल के बच्चे उम्मीद तौर पे होते हैं। तो ये जो एक फैक्टर है कि बच्चे को आप इंडिपेंडेंट करें, बच्चे को आप अपना एडवाइज़र लगाएं, बच्चे से आप मशावरत करें, बच्चे को आप अपने घर के अहम मामलात के अंदर इन्वॉल्व करें, और उससे मशवरा करने के बाद उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन करना भी बहुत ज़रूरी है। आप मुझसे 10 मशवरे ले लें, मैं गवर्नमेंट को 10 मशवरे दे दूं, गवर्नमेंट एक भी नहीं सुनेगी, मैं क्या करूँ, मैं डिस्करेज हो जाऊंगा कि नहीं कोई मशवरा नहीं सुना गया। आपने लास्ट टाइम कहा जी पेपॉल को करना चाहिए, उन्होंने सुना, आपको भी अच्छा लगा, मुझे भी अच्छा लगा, सारे लोग जो देखेंगे वो कहेंगे इसका फ़ायदा भी हो रहा है, ने जो कहा। तो ये बातें बच्चों के ऊपर जब आप अप्लाई करते हैं तो उसके जो रिजल्ट्स आते हैं वो बहुत पॉजिटिव आते हैं, बड़े मोटिवेटेड आते हैं। तो वालिदैन को इस तरफ, इस सर्कल को समझना पड़ेगा। और इस सारे सर्कल को समझने के लिए एक और ऐड करना चाहता हूँ, बात आपकी है कि देखिए वालिदैन आज के जिस दौर में अपने बच्चों को ट्रेन कर रहे हैं, ये 21वीं सदी कहलाती है। इस सदी का हर चीज चेंज हो चुकी है। इसका जो मर्जी, आप जिस मर्जी फील्ड को उठा लें, आपको लगेगा कि रेवोल्यूशन आ चुका है, एवोल्यूशन आ गया। एग्जैक्टली। अगर इस स्टेज पे आके भी आप चाहेंगे कि आप इनको 20वीं सदी के वालिदैन की तरह ट्रेन करें, तो ये नहीं हो सकता। और इसके लिए जरूरी है कि आप अपनी पेरेंटिंग करवाएं। आप किसी, देखें जो आजकल मॉर्निंग शोज हैं, आपका मॉर्निंग शोज बड़ा फेमस है, इस तरह के शोज में जितने लोग आते हैं बड़ी ज़बरदस्त बातें करते हैं जो पेरेंटिंग के हवाले से होती हैं। और बहुत सारे मैंने देखे हैं स्पीकर, डॉक्टर जावेद इकबाल साहब बड़ी खूबसूरत बातें करते हैं और उनकी बातें हमारे लिए मिशले राह होती हैं। इस तरह के और बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े लोग बैठे हुए हैं जो आपको गाइड कर रहे हैं, आपके बच्चों के लिए, उनके बेहतर मुस्तकबिल के लिए। उनकी बात को गौर से सुने और इम्प्लीमेंट करना सबसे बड़ी और ज़रूरी बात है। अच्छा, दूसरा ये भी कहना छोड़ दें कि अब तुम बच्चे हो, तुम बड़ों की महफिल में नहीं बैठ सकते। मतलब हमारे घर में ये होता है ना, एक तो जो इस तरह की बातें हो रही होती है ना, फाइनेंशियल या घर के मसाइल चल रहे होते हैं, उसमें बच्चों को बिठाएं। मेरा ख्याल है कि उनको पता चले कि हमारे घर में एटलीस्ट हो क्या रहा है। मतलब हमारा दौर में ये था कि जी अम्मी अबू बैठे होते थे, डिस्कशन कर रहे हैं इस चीज़ के हवाले से, तो कहते थे तुम बच्चे हो, तुम लोग जाओ, आप जाके खेलो, आपने नहीं इधर बैठना, ये बड़ों की बातें हैं। मुनीब भाई, ये एक फुल टॉपिक है और बहुत ज़बरदस्त आपने बात की है। देखिए, वालिदैन को ये बताना, समझना ज़रूरी है कि बच्चों को ये क्यों कहा जाता था कि आप बच्चे हो, आप उठ जाओ यहाँ से या चले जाओ, क्योंकि हम उनको वो इन्फॉर्मेशन नहीं देना चाह रहे होते थे। तो आज उन बच्चों के पास जितनी इन्फॉर्मेशन मौजूद है हमारे पास उतनी इन्फॉर्मेशन मौजूद नहीं है। आज उन बच्चों को ये बताना ज़रूरी है कि इसमें इसका इस्तेमाल कैसे करना है, इसका राइट वे इस्तेमाल क्या है और रॉन्ग वे इस्तेमाल क्या है, ये बताना वालिदैन को ज़रूरी है। बच्चे को आप आज अपनी महफिल से उठाएंगे तो आप उसको कमज़ोर करेंगे। बच्चे को अपनी महफिल में आप अपना आज बैठाएंगे तो उसके आप मेंटल लेवल को मैच्योर करेंगे, आप उसकी मोटिवेशन करेंगे, आप उसके लिए लर्निंग का एक बायस बन सकेंगे। देखें, हम बार बार ये बात करते हैं कि वालिद जो है ना बच्चे का, वो बच्चे के लिए एक मिसाल होता है या हीरो होता है। तो उस वालिद को हीरो बनने के लिए ज़रूरी है कि उस बच्चे को अपने साथ बैठा के अपने दोस्तों की महफिल में, अपनी डिफरेंट तरह की डिस्कशंस में, जो भी मैटर्स घर के होते हैं, घरेलू मैटर्स हैं, ये फाइनेंशियल क्राइसिस है, उसमें उसको बैठा के पूरी इंपॉर्टेंस, पूरी तरह से बात कन्वे करना, पूरी तरह से अंडरस्टैंडिंग देना और पूरी तरह से उससे मशावरत करना। आप ये बात लिख लें, आपको बहुत फायदा होगा। अच्छा, मैं इस फायदे का हामिल हूँ। अच्छा, मैं इस फायदे का हामिल हूँ। तो मैं तो इसका शुक्र अदा करता हूँ कि मतलब आप भी घर में ये होता है, मेरे घर में ये होता है अल्हम्दुलिल्लाह। मैं तो आपसे अर्ज कर रहा हूँ, मैं हामिल हूँ इसका। और अल्लाह ने मुझ पर ये मेहरबानी की है कि मैं अपने बच्चों से मशावरत करके तमाम मामलात करता हूँ। और बाज़ मेरी अप्रोच होती है कि शायद हम इसको 70% करें या हम इस बजट को 70 से 80% तक मैनेज कर सकें, लेकिन बच्चों की मदद से मैं उनको 50-60 पे भी मैनेज कर लेता हूँ। देखिए, फाइनेंशियल क्राइसिस और आपको भी बच्चे कितना अच्छा एडवाइस करते होंगे, जो आपके माइंड में जो चीज़ नहीं आ रही होती है वो शायद बच्चा इतना अच्छा आपको एडवाइस कर दे, इतना अच्छा मशवरा दे दे कि आप सोचें कि यार मेरे दिमाग में तो ये आया ही नहीं है। बिल्कुल ऐसा होता है और बिल्कुल ये होता है
और मेरी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा बच्चे मुझे रिस्पॉन्ड करते हैं। और ये मेरे बच्चे नहीं, ये आज के बच्चे हैं। हाँ जी, जो भी exactly. इसमें सेंचुरी में आए हैं वो बच्चे हमसे आगे हैं। और इसी के बारे में हज़रत अली करमल्लाह वजह ने फरमाया था, आपका कॉल है कि आप इन बच्चों को वो तालीम ना दें जो आपने हासिल की है, इनको आने वाले दौर की तालीम दें। ये आपसे अगले दौर के बच्चे हैं, तो उसके मुताबिक इनको लेके चलें। और बाज़ नहीं होता, मेरा ख्याल है 90% टाइम मेरे साथ होता है कि मेरी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा परफॉर्म करते हैं बच्चे। तो मैं बल्कि कहीं कल भी कोट कर रहा था कि मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि मेरी बेटी ये जवाब देगी और उसने ये जवाब दिया। तो मेरा ख्याल था कि शायद बच्चे थोड़ा सा बाज़ जो है ना वो अपना एंड देखते हैं, वो ये नहीं देखते कि फादर को क्या प्रॉब्लम है, मदर को क्या प्रॉब्लम है। वो कहते हैं हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। तो आपको अपने बच्चों के अंदर ये एहसास पैदा करने के लिए भी आपको मोटिवेशन करनी पड़ती है। और ये अल्लाह ताला की करम नवाजी भी होती है कि आपके बच्चे इस तरह सोचते हैं। बेशक और उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप बच्चों को अल्लाह से जोड़ें। ये भी बड़ी अच्छी बात की है कि आप अल्लाह से जोड़ें, तो ऑब्वियसली फिर वो बहुत सारी चीज़ें जो हैं आपकी ऑटोमेटिकली ठीक होना शुरू हो जाती हैं। ये तो हमने घर की पर्सपेक्टिव से रज़ा साहब बात की है। हुकूमती सतह पर किस तरह के हम इकदाम उठा सकते हैं? एक तो पेपैल वाला जैसे मसला हमारा हल हो गया है, इस तरह कोई और भी मसले हैं जिनको हल करने की ज़रूरत है अगर ये मैनेजमेंट के हवाले से, फाइनेंशियल मैनेजमेंट के हवाले से देखा जाए? देखिए मुनीबा, दुनिया भर में जो फाइनेंशियल क्राइसिस है ना, उसको लिटरेसी ख़त्म करती है, तालीम ख़त्म करती है फाइनेंशियल क्राइसिस को। बल्कि 99% जो क्राइसिस दुनिया में आते हैं वो तालीम की मदद से ख़त्म किए जाते हैं। वो उसके बगैर ख़त्म नहीं हो सकते हैं, चाहे जंगें भी क्यों नहीं है। वो आखिरकार आपको टेबल टॉक करनी पड़ती है और आपको अपने इल्मी लेवल से, इल्मी लिहाज से एक दूसरे को कन्विंस करने के बाद उसका कोई रिजल्ट निकालते हैं। तो इसमें मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट को लिटरेसी के ऊपर तवज्जो देनी चाहिए। इस वक्त टोटल जो एक उनका माइंडसेट बना हुआ है कि हम बिजनेस को ग्रो करें, हम डॉलर नीचे ले आएं। अगर आप अपने बच्चों को या हमारे ये जो आजकल के नौजवान हैं इनको मौका देना आप अर्निंग करने का, लिटरेसी का, इनके अंदर जो आउट ऑफ स्कूल बच्चे हैं उनको स्कूल लाने का, तो यही इनको अपॉर्चुनिटीज दें। यही बच्चा इतना रेवेन्यू इकट्ठा कर देगा कि कभी पाकिस्तान में इकोनॉमिक क्राइसिस नहीं आ सकता। और फिर हम किसी भी IMF के पास नहीं जाएंगे कोई भी पैसा या कोई भी कर्जा लेने के लिए। रज़ा उर रहमान साहब माहिर तालीम हमारे साथ मौजूद है। रज़ा साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप यहाँ पर आए और फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्राइसिस के हवाले से हम बात कर रहे थे। यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब अब कुछ बात कर लेते हैं आवाम के मसाइल के हवाले से, क्योंकि जनाब हर दूसरा दिन और हर एक नया मसला हमारे सामने आ जाता है। आज जिस मसले पे हम बात करने वाले हैं वो है पासपोर्ट के मसाइल के हवाले से। कि पहली बात तो जनाब हमारे जो पासपोर्ट के ऑफिसेज हैं वो यहाँ पर इतनी ज़्यादा तादाद में नहीं है। बताया ये जा रहा है कि शायद या पूरे लाहौर को जो केटर करते हैं सिर्फ 4 ऑफिसेज हैं और वहाँ पर वसाइल की बहुत ज़्यादा कमी है, सहूलियात नहीं दी जाती हैं। लंबी लंबी कतारों में लाइनों में लगे हुए लोग वहाँ पर मौजूद होते हैं, बैठने की जगह नहीं है, साफ़ पानी पीने का एहतमाम वहाँ पर नहीं किया गया है। दूसरी बड़ी बात कि लोगों को वहाँ पर लूटा जा रहा है। लूटा किस तरह जा रहा है कि जनाब जो टोकन माफिया है जिसकी एक बड़ी तादाद वहाँ पर मौजूद होती है, बाहर मौजूद होती है, जो लोगों से पैसे बटोरती है। और ऑब्वियसली उस वक्त लोग बहुत ज़्यादा परेशान भी होते हैं, कंफ्यूज भी होती हैं कि किस तरह हमने जनाब जाके पासपोर्ट बनवाना है और इसका क्या प्रोसीजर होता है। और जो टोकन माफिया जो बाहर खड़े होते हैं लोग, वो ये कहते हैं कि हमारे अंदर जानने वाले हैं, आप हमें पैसे दें और हम आराम से आपका पासपोर्ट बना के और आपको दे देंगे। और इस तरह के बहुत से केसेस आते हैं कि जनाब बाद में वो पासपोर्ट नहीं आते हैं। दूसरा कि जनाब ऑफिसेस की तादाद बहुत कम है। अब ऑनलाइन पासपोर्ट्स का भी इजरा किया जा रहा है, वो भी बन रहे हैं, लेकिन उसमें भी वक्त बहुत ज़्यादा लग रहा है और उसमें भी आपको पासपोर्ट टाइमली नहीं मिलता। जहाँ पर पहले एक दिन में बनने वाला, अर्जेंट बनने वाला जो एक दिन में आपको 24 घंटे में मिल जाता था पासपोर्ट, अब वो 4 दिन में चला गया है। 4 दिन वाला 12 दिन बाद मिलेगा और जनाब जो नॉर्मल आपको 1 महीने बाद जो मिलता था वो अब समझ लें कि पता नहीं है कि किस टाइम मिलेगा, 1 महीने बाद मिलेगा, 2 महीने बाद मिलेगा। और जो नौजवानों की तादाद है जो पासपोर्ट इस वक्त बनवाना चाह रहे हैं, उनकी एक बड़ी तादाद है जो इस वक्त क्यू में मौजूद है कि कब हमारा पासपोर्ट बनेगा और कब हमारे पास आएगा। तो ये क्या वजह है, इसकी रीजंस क्या हैं इसके पीछे,
उस पर बात करेंगे। राहिल सैयद इन स्टूडियोज़ में हमारे साथ मौजूद हैं, नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ है, उनसे बात करते हैं। राहिल, आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। राहिल, हर नए दिन के साथ नया मसला आ जाता है, अब पासपोर्ट के मसले आना शुरू हो गए हैं, क्या वजह है इसकी, इतनी डिले क्यों आ रहा है? पासपोर्ट के मसाइल तो हमेशा से मौजूद रहे हैं। अच्छा। और आपको पता है मुल्क में ऐसे मसाइल इतनी जल्दी हल नहीं होते, लेकिन क्योंकि अब लोगों का रुझान बहुत ज़्यादा बढ़ गया है बाहर जाने की वजह से, तो एक दबाव जो है वो बहुत ज़्यादा देखने में आ रहा है। तो यही वजह है कि पासपोर्ट दफातर में भी जो है वो दबाव और रश बढ़ता जा रहा है। अच्छा। आप ये लगा लें कि हमारे लाहौर में इस वक्त सिर्फ 4 दफातर जो है वो काम कर रहे हैं, जिसमें गार्डन टाउन में, एक शादमान में है, एक शादरा में है और एक जो है वो रायमंड में बनाया गया। जबकि 2 जो पासपोर्ट ऑफिस हैं वो कम्युनिटी के लिए हैं, जो वकला कम्युनिटी के लिए हाई कोर्ट में और एक चैम्बर में बनाया गया। तो अब आम आदमी के लिए सिर्फ 4 पासपोर्ट है और एक रैपिड है जिसको आप कह सकते हैं मेगा सेंटर है, वो पोश इलाके में बनाया गया, उसकी फ़ीस भी थोड़ी ज़्यादा है, तो वो डिफेंस में बनाया गया। उधर आम आदमी की तादाद बहुत कम है जो उधर जाके अपना पासपोर्ट बनवाती है। तो ये 4 मेगा जो हैं वो सेंटर्स हैं जहाँ पर आवाम जो है वो इस वक्त टूट के पड़ी हुई है। मेरा चंद दिन पहले जाना हुआ, तो आप यकीन करें कि बहुत से ऐसे लोग मिले, ख़वातीन मर्द, जो 10-10 दिन हो गए थे आते हुए, वो मरकज़ी बिल्डिंग में ही दाखिल नहीं हो सके थे। इतनी लंबी इतनी लंबी लाइनें हैं, क्योंकि 11 से 12 बजे तक वो टोकन देना बंद कर देते हैं। ये एक सिस्टम चल रहा है। अच्छा। तो जब इसको टोकन नहीं मिला, लाइनों में लगा हुआ है, तो फिर उधर एक मखसूस एजेंट माफिया बैठा हुआ है, जिनके अंदर कॉन्टैक्ट्स हैं, जो भी हैं, वो 1000 से 1500 रुपये और बाज़ जगहों पे 2000 रुपये तक जो है वो चार्ज करें। सबसे ज़्यादा फीस जो है ना इस वक्त जो एजेंट माफिया ले रहा है वो गार्डन टाउन में। अब गार्डन टाउन ऑफिस के तरफ में 150 एजेंट मौजूद हैं। अब एजेंट की मौजूदगी इस बात की तस्दीक करती है कि वहाँ आम आदमी के मसाइल हल नहीं हो रहे जो एजेंट मौजूद हैं, क्योंकि अगर आप सहूलत दे रहे हैं तो उधर एजेंट का काम नहीं होना चाहिए ना। एक सरकारी दफ्तर, उधर एजेंट का क्या काम है? एजेंट का मतलब ये है कि उधर कुछ ना कुछ ऐसा सिस्टम चल रहा है जिसका बेनिफिशरी जो है वो वहाँ का अमला या वहाँ के अफसरान है, और उसका खमियाजा आवाम को भुगतना पड़ता है। अब गार्डन टाउन में सबसे ज़्यादा रश है क्योंकि वो एरिया आपको पता है ज़्यादातर लोगों का ताल्लुक उसी से बनता है। इन्होंने लाहौर को ना 4 हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है। अच्छा। आपका जिस जगह का एड्रेस होगा ना, जिस इलाके से लोकेट करेंगे, वो आपको कहेंगे कि आप उसी इलाके में जाके जो है ना पासपोर्ट बनवाएं। अगर आपको शादरा लगता होगा, शादरा जाएं। अब गार्डन टाउन की और ये शादमान इधर सबसे ज़्यादा रश जो है ना वहाँ का देखने में आता है। शादमान के तो वैसे बुरे हाल है कि आप बाज़ दफ़ा तो ये हुआ है कि 1000 से 2-2000 बंदा जो है वो लाइनों में लगा है। ना शदीद गर्मी थी उस वक्त, ना आपके लिए साहिबान के मुहैया है, ना उधर पानी है, ना बैठने की जगह है, और एक ही दरवाज़ा था जहाँ अभी भी है जहाँ से ख़वातीन ने, मर्दों ने, बच्चों ने गुजरना। और वहाँ पर इतना रश, इतनी धक्कम पेल, और गार्ड जो तैनात हैं इन दफातर के बाहर वो इंतहाई बदतमीज़ी का मुजाहरा करते हैं। ख़वातीन के ऊपर तशद्दुद, आम आदमी के ऊपर तशद्दुद तो मामूल की बात होगी। जी जी। तो आम आदमी इस वक्त, आप ये देखें कि आपकी आइडेंटिटी है ये पासपोर्ट और शनाख्ती कार्ड, आपको कम से कम यही बाइज्जत तरीके से मिल जाना चाहिए। ये भी आपके मुल्क की इज्जत और वकार का मसला है, तो ये भी नहीं मुयस्सर। अब जो लोग 5000 या 10,000 रुपये फीस दे के जा रहे हैं कि यार हमने जाके अपना पासपोर्ट बनाना है, आप उन्हें बैठने के लिए भी जगह प्रोवाइड नहीं करें। अच्छा, आप मरकजी बिल्डिंग से अंदर चले जाएं तो अंदर बैठने की भी जगह नहीं है, वहाँ इतना ज़्यादा रश है, आपका थम होना है, उसके बाद आपकी तस्वीर उतरनी है। तो ये ऐसा घन चक्कर बनाया हुआ है। और अगर आपके पास आपने पैसे दिए हुए एजेंट को, तो आपने 10 मिनट में आपको हार्डली लगेंगे, 10 मिनट बाद आप फारिग होकर बाहर आ जाएंगे। अच्छा। अपना पूरा प्रोसीजर मुकम्मल करके। और अगर आपने नहीं वो जो एजेंट है वो इतना पावरफुल है। वाह जी वाह। अब आप ये देखना, सिर्फ गार्डन टाउन में 700 से 800 और 1000 तक टोकन डेली निकलता है। अब इतने टोकन में अगर 1000 या 1500 फीस जारी है टोकन की मद में, तो आप देखें कितनी स्पीड मनी जो है वो बढ़ रही है। तो ये मतलब किस तरह ये एजेंट, आपने कहा 150 एजेंट वहाँ पे एक ऑफिस की मैं बात कर रहा हूं, अभी तो बाकी ऑफिस, तो वो किस तरह काम करते हैं? क्या बाकी फिर वो अंदर अगर उनके लिंक है तो फिर उन्हें भी पैसे देते होंगे ऑब्वियसली, इसलिए जल्दी काम कर रहे हैं वो। रोज की जो इतनी लाखों रुपए की स्पीड मनी इकट्ठी हो रही है, खाली एजेंट या वो जो गार्ड है वो तो नहीं लेके जा रहे हैं, जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं तो वो डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं। और अगर आप उनके अफसरान की आप उनका देखिए, उनका लाइफस्टाइल देखो, तो सारी चीज़ें वाज़ेह हो जाती है कि पैसा किधर जा रहा है। क्योंकि आप जब उनको कैलकुलेशन करते हैं कि उनकी तनख्वाह कितनी है, उनके बेनिफिट कितने हैं, और उसके बाद उनका लाइफस्टाइल क्या है, तो बहुत सी चीज़ें वाज़ेह हो जाती हैं। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि आम आदमी समझ ना सके, या जो इदारे हैं खासतौर पर FIA डील करता है, उन्हें देखना चाहिए कि आम आदमी के लिए इतनी प्रॉब्लम्स हो रही हैं और इतनी ज़्यादा स्पीड मनी चल रही है, तो उसको किसी तरह कंट्रोल किया जाए। वहाँ पे कभी राहिल कार्रवाई नहीं की इन एजेंट्स के खिलाफ? बहुत अरसा हो गया मुझे लाहौर में ये सुने हुए कि FIA ने कोई कार्रवाई की हो। अच्छा। बहुत अरसा हो गया मुझे सुने हुए। पहले ये होता था कि अक्सर जो है ना पासपोर्ट के बाहर जो है ना वो एजेंट्स के खिलाफ कार्रवाई की जाती थी, क्रैक डाउन किया जाता था। और इसमें बहुत सी शिकायत ऐसी भी आई है कि उधर ऐसे भी लोग आके खड़े हो जाते हैं, वो लोगों से पैसे लेते हैं, हम करवा देते हैं और वो गायब हो जाते हैं, उसके बाद वो नज़र ही नहीं आते कि किधर है। तो अब
अब तो बहुत स्मार्ट मैनेजमेंट आ गई है। आप देखें महकमा एक्साइज ने बहुत ज़्यादा अपनी चीज़ों में जिद्दत पैदा की है। तो अगर ये पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड या हो सकता है इनके पास अपना भी कोई सिस्टम हो, नादा इनके पास पासपोर्ट ऑफिस के पास, वो ऐसा सिस्टम बना लें कि आवाम के लिए बहुत से मसाइल हल हो सकते हैं। अगर आपने पासपोर्ट बनवाने जाना है, आपको ऑनलाइन सहूलत दे दी जाए कि आप अपनी बुकिंग करवा लें टोकन की, जहाँ जब आपका नंबर आए आप चले जाएँ, जिनके ऑफिस में लिस्ट मौजूद हो, यानी कि फर्स्ट थिंग गार्डन टाउन में 800 लोगों का एक ही दिन में आ रहा है नंबर, तो लिस्ट गेट पे प्रोवाइड हो, जिनके आईडी कार्ड मैच करें उन्हें आप अंदर जाने दें। ट्रू, इसमें कोई ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है कि आप सिस्टम ठीक ना कर सकते हो। सिस्टम ठीक करना और ना ठीक करना बस नीयत का फ़र्क आ जाता है इसके अंदर। तो ये एक आपको देख लेना कि आपका एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो आपकी पहचान है, आपका आईडी कार्ड है, आपका पासपोर्ट है, लेकिन वो बनवाने के लिए लोगों को इतने मसाइल का सामना है कि वहाँ जाके जो है ना दुख होता है कि अभी तक हम इस सिस्टम से नहीं निकल सके, एजेंट माफिया से और उन लोगों से, कि लोग जो हैं वो जलील हो रहे हैं। आपने पासपोर्ट बनवाने जाना है तो देखिए मुझे अभी थोड़े अर्से पहले ये बीट दी गई है, जितनी सिफारिशें मुझे पासपोर्ट और आईडी कार्ड बनवाने में आती है किसी की नहीं आती। हर दूसरे बंदे की कॉल ये होती है कि भाईजान आप लाइनें देख लेना, आप यहाँ पे चले जाएं, नादरा के ऑफिस चले जाएं, वहाँ पे इतनी लंबी लाइनें लगी होंगी। पासपोर्ट ऑफिस चले जाएं, अगर आपका इत्तफाकन अगर आपका पासपोर्ट एक्सपायर हो गया है तो आपने रीन्यू कराना है, फिर भी मसला है। अच्छा, ऑनलाइन का भी मैंने सुना था कि इनका आ गया पासपोर्ट बनवाने का, अभी सिस्टम आ गया। जो मैनुअल सिस्टम नहीं ठीक हुआ तो अभी तक ऑनलाइन सिस्टम आ गया, समझते हैं कि वो इतना अच्छा होगा कि आम आदमी के मसाइल वो हल कर सके। अच्छा। हालांकि होना तो ये चाहिए कि आप ऑनलाइन लोगों को सहूलियात फराहम करें, आप लोगों की तस्वीर तक वो अपनी ऑनलाइन फराहम करते हैं। आपको अब उनका वेरीफाई करें, चीज़ें वेरीफाई करें और उसके बाद आप उनको ऑनलाइन जो है वो आप घर में पहुंचा दें, वो पैसे दे दें, ऑनलाइन पेमेंट आप उनकी ले लें। अब जिससे मैंने आपको कहा ना, एक्साइज ने अपनी सारी चीज़ें ऑनलाइन कर दी हैं। आपने घर बैठ के गाड़ी रजिस्टर्ड करवानी है, आप ऑनलाइन उसकी पेमेंट कर लें, टोकन जमा करवाने ऑनलाइन पेमेंट कर दें, गाड़ी घर से आपकी ले जाएंगे तो डॉक्यूमेंट्स ले जाएंगे, तो यही सूरत इसमें भी कर सकते हैं पासपोर्ट में। गो के हसास थोड़ा सा इशू है, आपका एक डॉक्यूमेंट है, आप इसकी चेक थोड़े बेहतर कर लें ताकि लोगों को घर बैठे ये सहूलत हासिल हो। एक तो वो एजेंट माफिया से जान छूट जाएगी, लंबी लंबी कतारों से आपकी जान छूट जाएगी। लोग जो परेशान हैं, लोग जो जाके धूप में खड़े होते हैं, पानी उन्हें मैसर नहीं है, चीज़ें उन्हें मैसर नहीं है, बैठने की जगह नहीं है, बहुत बुजुर्ग हैं, खवातीन हैं, बच्चे हैं, वो सारा दिन उधर जलील होते रहते हैं, सारा दिन जलील होते रहते हैं। इंतजामिया को क्या लगे, वो तो अंदर ठंडे कमरों में बैठे हुए होते हैं, उन्हें क्या लगे बाहर क्या है, गर्मी पड़ी है या सर्दी पड़ रही है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। अब दूसरा ये कि उधर जो एडीज मौजूद होते हैं जिनके पास सिस्टम है, उनको चाहिए कि वो दौरे करें। जो इधर डायरेक्टर मौजूद हैं लाहौर के, उनको चाहिए कि लाहौर के दफातर का दौरे करें और देखें कि लोगों को क्या मसाइल है। अब आपने शादमान का जो ऑफिस है, कभी आप जाना हो तो आप देखिएगा, वो एक छोटी सी जगह पे बनाया गया कि उधर वापडा टाउन वाले में इत्तेफाक हुआ था मेरा जानना, शादमान वाले में अभी तक शादमान वालों का तो ये सूरत हाल है कि आप ऐसा लगता है जैसे किसी रेलवे स्टेशन, छोटे से रेलवे स्टेशन पे आ गए हैं, वो रश, वो धक्कम पेल होती है। तो आप लोग फीस ले रहे हैं और बड़ी हैंडसम आप लोग फीस ले रहे हैं, तो आप दफातर ही थोड़े बेहतर कर लें, थोड़ी खुली दफातर बना लें कि लोगों को बैठने की जगह हो, और कम से कम आप कोई ऐसा सिस्टम दे दें लोगों को कि वो पहले से अपनी बुकिंग करा लें, उनके टोकन का अजरा हो जाए ताकि उन्हें वहाँ जाके परेशानी का सामना ना करना पड़े, एजेंटों के मत्थे ना लगना पड़े। अब सूरत यही है कि जो फीसें भी आप ले रहे हैं, फिर पासपोर्ट भी वक्त पे नहीं दे रहे, जिस तरह पहले 24 घंटे का जो पासपोर्ट था वो एक दिन में आ जाता था। उसकी कितनी फीस थी? अब पहले तो मेरा ख्याल 5 या 6 हज़ार थी, अब 10,000 फीस है, लेकिन अब वो 4 दिनों पे चला गया। अच्छा, 10,000 लेके भी 4 दिन में कर दिया उन्होंने, अर्जेंट नहीं है। अब जो 4 दिनों में मिल जाता था वो 12 दिन पे चला गया, और जो नॉर्मल था वो अब लोग चक्कर ही लगाते रहते हैं कि हमें डेट दी गई थी, हमारा पासपोर्ट नहीं आया। अब आपने जब पासपोर्ट जमा करवाने के लिए जाना है तब लंबी लाइनें हैं, जब लेने के लिए जाना है तब भी लंबी लाइनें हैं। कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं है कि आप लोगों को घरों में डिलीवरी दे दें या आप उनको वक्त बता दें कि इस टाइम पर आके आप अपना पासपोर्ट जो है वो वसूल कर लें। अब तो SMS करें, आप लोगों को बता दें किसका पासपोर्ट आ गया, किसका नहीं आया, क्या सूरत हाल है, ताकि लोगों का रश उधर से जो है वो कम होना शुरू हो जाए। अब तो टेक्नोलॉजी ने इतनी जिद्दत इख्तियार कर ली है कि आप ये मसाइल जो है वो बड़े आराम से, बड़े तरीके से जो है वो हल कर सकते हैं। लेकिन मेरा ख्याल है कि शायद हमारे जो सिस्टम है सरकारी दफातर की, वो ठीक करना नहीं चाहते, या वो स्पीड मनी उसके अंदर इतनी ज्यादा इन्वॉल्व है। अगर ठीक कर देंगे राहील, तो ये जो रोजाना की बुनियाद पर इतने पैसे कमा रहे हैं, बटोरे जा रहे हैं, फिर कहाँ जाएंगे? देखिए, ये तो आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये देखना चाहिए हुकूमतों को, जो हमारे इससे मुतल्लिक़ इदारे हैं, कि आवाम को क्यों जलील किया जा रहा है, क्यों उनकी तजलील की जा रही है। अगर वो पैसे आपको दे रहे हैं, वो अपना पासपोर्ट बना रहे हैं, जो उनका राइट है, वो बनवाना चाहते हैं, आप उनको सहूलियात फराहम करें कि वो बड़ी आसानी के साथ जाके अपने पासपोर्ट बनवा लें। लेकिन आप उधर जाके ऐसा लगता है कि जैसे आप किसी गैर मुल्क में आए हुए और आपने वहाँ साइलम अप्लाई किया हुआ है, सियासी पनाह लेनी है, और आपके साथ इस तरह का सलूक किया जा रहा है। आपने अपने मुल्क के पासपोर्ट लेना और आप उन दफातर में ही अजनबी होते हैं कि आपके साथ वो सलूक किया जाता है कि बंदा एक दफ़ा सोचता है कि मैं चंगा ही इतना ना पासपोर्ट ही ना बनवाना था चंगा से।
लेकिन सूरत हाल अब इस नहज पे ले आए हैं कि अवाम जो है वो तंग होती जा रही है, वहाँ अवाम एहतजाज भी करती है, गार्ड्स उनके साथ बदतमीजी करते हैं, लेकिन अभी तक कोई हाल इसका ऐसा प्रॉपर नज़र नहीं आ रहा कि किस तरह इसको जो है वो। लेकिन ये डिले क्यों हो रहा है, क्या वजह है? मतलब ये जो 1 दिन वाला 4 दिन पे चला गया, 4 दिन वाला 12 दिन पे चला गया, इस डिले में क्या मसला है? इसमें कुछ ये बताया जा रहा है, एक तो बर्डन बहुत ज़्यादा बढ़ गया, अवाम की बड़ी तादाद है, 7 माह में तकरीबन 4.5-5 लाख के करीब पासपोर्ट बने हैं और इतनी ही बड़ी तादाद में क्यू में भी लगे हुए हैं। एक तो बड़ी वजह ये है। दूसरा फिर एक सिस्टम होता है कि आपके ने, क्योंकि सारा ज़्यादातर इसमें जो मटेरियल इस्तेमाल होता है वो बाहर से आता है जी, फिर डॉलर के रेट्स बढ़ गए हैं, फिर इंपोर्ट की प्रॉब्लम है, तो इस वजह से भी जो है ना ख़ाम माल की जो है वो शॉर्टेज हो जाती है, जिसकी वजह से ये अपना टाइम दौरानियाँ बढ़ा देते हैं ताकि जो है वो कवर अप हो जाए, सामान आ जाए वहाँ से, तो फिर हम उसको जो है ना वो तेज़ कर लें। तो ये 2-3 इशूज़ हैं। सबसे बड़ा तो इशू यही है कि एकदम जो है वो दबाव बहुत ज़्यादा बढ़ गया दफातर पे, इतनी कैपेसिटी नहीं थी जितना लोगों का नया पासपोर्ट बनाने की तरफ रुजू किया। दूसरा फिर वो आपको पता है कि हालात ऐसे हैं, डॉलर ज़्यादा होने की वजह से माल जो है इनका वो उसकी डिलीवरी जो है वो लेट हो रही है, तो इस वजह से आवाम को जो है वो सफ़र करना पड़ा और जो इन्होंने टाइम दिया हुआ था पासपोर्ट का वो अब डिले होता जा रहा है। नॉर्मल पासपोर्ट तो आवाम तक मुश्किल से मिल रहा है, जो नॉर्मल बनाते हैं वो तो बेचारे चक्कर ही लगाते रहते हैं कि उनका पासपोर्ट मिल जाए, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं जो अर्जेंट जिनको पासपोर्ट चाहिए होता है, फौरी तौर पे वो कहते हैं हमारा पासपोर्ट बन जाए, वो अप्लाई भी करते हैं, फीसें भी जमा करवा दें, लेकिन इसके बावजूद भी जो है वो उन्हें पासपोर्ट पर वक्त नहीं मिल रहा। तो ये भी एक मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। पासपोर्ट का मसला देख के तो ऐसा लगता है कि जैसे इस वक्त मुल्क का सबसे बड़ा मसला जो है ना वो पासपोर्ट का असूल बन चुका है, क्योंकि अवाम इतनी बड़ी तादाद में जा रही है, लेकिन दूसरी तरफ वही तदारुक कोई नज़र नहीं आ रहा कि आपने इस पूरे इशू को किस तरह सॉल्व करना है। आइंदा चले अवाम को कोई सहूलत मिल जाए, अवाम के लिए कोई बेहतरी आ जाए, आसानी आ जाए, कम से कम पासपोर्ट उन्हें घर बैठे सुकून से मिल जाए। तो ये सारी सूरत हाल है, तो बड़े अजीब व गरीब सूरत है पासपोर्ट ऑफिस की। तो इनको चाहिए कि जिस तरह लाहौर की आबादी बढ़ती जा रही है, 2.25 करोड़ पे 2.25 करोड़ जो है वो आबादी पहुँच चुकी है, तो अब इनको दफातर की तादाद थोड़ी बढ़ानी चाहिए, और या ये कर दें कि चारों दफातर में जिसको जो इजी है वहाँ जाके वो अपना पासपोर्ट बना ले, लेकिन ज़रूरत इस बात की है कि आप दफातर की तादाद बढ़ा दें ताकि आवाम के लिए थोड़ी सहूलत ये हो कि उनको रश से बचें, वो लंबी लंबी लाइनों से बचें। दफातर थोड़े ज़्यादा होंगे तो उनके लिए आसानी होगी। अब जब एक छोटा सा दफ्तर है गार्डन टाउन का या शादमान का, उसके ऊपर दबाव पूरे आधे लाहौर का दबाव इन 2 समझे कि 2 ही जो है वो हैंडल कर रहे हैं, तो फिर उधर रश भी ज़्यादा होता है, फिर उधर वो एजेंट माफिया भी एक्टिव हो जाता है, उधर फिर सारा सिस्टम जो है वो ऑटोमेटिकली एक्टिव हो जाता है। शादरा और रायमंड पे जो है वो इतनी बड़ी तादाद में लोग नहीं जाते, वो इतनी दूर कौन जाए, और उधर के क्योंकि लोगों के शनाख्ती कार्ड भी कम है रायमंड के और शादरा के, तो उधर वो दबाव नहीं है जो इन 2 दफातर में दबाव है। तो ये चाहिए कि जो इनके जो अफसरान हैं कि ये पूरे लाहौर को एक इस पर अगर स्टडी करेंगे किन किन इलाकों में मजीद ज़रूरत है तो वहाँ एक दफ्तर और बना दें ताकि इस रश से जो है वहाँ पर। अच्छा, जिस तरह राहिल आपने बात की है कि डिफेंस में भी है, वो क्या एग्जेक्टिव है, वहाँ पर एग्जेक्टिव लोग जाते हैं बनाने के लिए? थोड़ा एग्जेक्टिव है, उसकी फ़ीस भी थोड़ी सी ज़्यादा एक्स्ट्रा फीस लेते हैं उसमें, फिर वो वहाँ जाके जो है वो जिस तरह आपने देखा है नादरा ने भी एक सहूलत बनाई थी पहले कि अगर आपने अर्जेंट चाहिए और आपने एग्जेक्टिव बनवाना है, लाइनों में नहीं लगना, तो आप पैसे लें और जाके चलें। लेकिन मेरा ख्याल है ये सहूलत हर बंदे को होनी चाहिए कि हर बंदा जब पासपोर्ट बना रहा है वो पैसे दे रहा है तो उसको ये सहूलत मिलनी चाहिए। चले आप उसको वो एग्जेक्टिव सहूलत नहीं दे सकते, कम से कम इतनी तो दे सकते हैं कि वो लाइनों में ना लगे, उसका पासपोर्ट बर वक्त आ जाए, उसको एजेंटों के लिए ज़ायद फीस ना देनी पड़े। अब आप ये देखें कि लाहौर को 4 हिस्सों में डिवाइड उन्होंने किया कि यहाँ जहाँ का शनाख्ती कार्ड का एड्रेस होगा उसी ऑफिस में आप जाएंगे, लेकिन अगर वही पैसे आप एजेंट को 2,500-3 हज़ार रुपये फालतू देते हैं तो आपका लाहौर का किसी भी एरिया का एड्रेस होगा वो आपका पासपोर्ट जिस मर्जी दफ्तर से बन जाए। तो अगर कानूनी तौर पे इतनी लचक है और इतनी गुंजाइश है तो फिर आम आदमी को क्यों तंग कर रहे हैं? हाँ। तो उन्हें भी फिर बना लेने दो, जहाँ से मर्जी जहाँ उनको एड्रेस करीब पड़ता है वो वहाँ जाके बनवा लें, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जो अब थोड़े अरसे में 5 से 10 सालों में उन्होंने अपने घर बनाए हैं, चेंज करनी है, पुराना एड्रेस उनका वही ढूंढ कर चल रहा है, नया एड्रेस उन्होंने चेंज ही कराया, तो जब वो पासपोर्ट बनवाने जाते हैं वो कहते हैं जी आपको तो फलानी जगह का एड्रेस आ रहा है, वहीं जाए। हाँ। तो इस वजह से लोगों को परेशानी का सामना है, तो लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करें, लेकिन फिलहाल तो पासपोर्ट के दफातर का जो हालात है वो देख के ऐसा लगता है कि अभी ये नहीं अभी नहीं ठीक हो सकते, हुकूमत की तवज्जो भी नहीं है, जो इनके मुतल्लिका इदारे उनकी भी तवज्जो नहीं है कि आवाम को किस तरह रिलीफ देना है कि वो अपना पासपोर्ट ही इज्जत से हासिल कर रहे हैं। और इसमें जो मुश्किलात का खास तौर पे जो सामना करना पड़ा है, जो एजेंट माफिया जो एक्टिव है, अच्छा ये तो हम शहर के अंदर की बात कर रहे थे कि वो डिवाइड किया गया है 4 हिस्सों में। मुझे ये बताइए कि जो शहर से बाहर के रहने वाले लोग हैं, क्या वो पैसे देकर लाहौर शहर में अपना पासपोर्ट बनवा सकते हैं? जी कानूनी तौर पे तो इसकी इजाज़त नहीं है। अच्छा लेकिन बनवा सकते हैं, फिर भी बन जाता है। तो ये बनवाने के फिर वो तरीके और हैं, 100 चीज़ें हैं जिसकी वजह से वो फिर आपको चीज़ें पता है ना, मैंने आपको कहा कि फिर बहुत सी चीज़ें इन्वॉल्व हो जाती हैं। सही। तो मुबैना तौर पे फिर आपको पता है कि फिर वो हर जगह पे जो है ना वो कोई ना कोई रास्ता निकाल आता है बनवाने का।
तो उसके भी बनवाने माशाल्लाह लचक बहुत है ना हमारे हर चीज में लचक ही। बहुत है आपके पास लूप होल बहुत है, सिकम बहुत है आपके कानून में ना। तो फिर वही चीज़ जब आप पैसे नोट दिखाते हैं तो फिर वही चीज़ में आपके लिए रास्ते भी निकाल आते हैं। वो आपके लिए वही चीज़ जो पहले शजर ममनुआ होती थी कि नहीं जी ये तो बाहर का पासपोर्ट है, अब वो उसके बाद वो सब चीज़ें बिल्कुल स्ट्रीमलाइन हो जाती हैं, आप उसी तरह आपका पासपोर्ट भी बन जाता है। तो ये अनफॉर्चुनेट चल रहा है। आम आदमी जाता है वो कहता है जी मैं 10 साल पहले रहता था, मैंने नहीं अपना ID कार्ड अपडेट किया, मेरा बनवा दे, मैं रहता भी इधर, मेरा बिजली का बिल भी आ रहा है इधर, लेकिन वो उनकी नहीं सुनी जाती है। लेकिन फिर आप एजेंट से जब आप नोट लगाएंगे तो एजेंट से रब्ता करेंगे तो सारी सुनी जाएगी, फिर हर चीज़ आपके लिए ठीक हो जाएगी। फिर सारा कानून जो है वो एक साइड में रखा जाएगा तो आपका पासपोर्ट भी बन जाएगा। तो ये सारी सूरत हाल है। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि साथ साथ मामला है। ये तो सूरत हाल है, क्या आपको सूरत हाल बेहतर होती नजर आ रही है? नहीं, मुझे तो फिलहाल सूरत हाल बेहतर होती हुई नजर नहीं आ रही और ख़राब होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि जितना कोई रश पासपोर्ट पे बढ़ता जा रहा है। सही। तो ये आला अफसरान को देखना चाहिए, सोचना चाहिए कि इसके लिए कोई लाएमल इख्तियार करें। और क्योंकि मुल्की हालात की वजह से लोग जो है वो बड़ी तादाद में बाहर जा रहे हैं, तो उनको कोई सहूलत नहीं, ना भी जा रहे हो, लेकिन पासपोर्ट एक ऐसी आपकी डिग्निटी है, एक ऐसा आपका डॉक्यूमेंट है कि वो बाइज्जत तरीके से शहरियों को आइडेंटिटी है मिलना ना। चाहिए। ये पासपोर्ट और ये शनाख्ती कार्ड हमारी आइडेंटिटी है, ये हमारे वैसे भी हमारे पास होना ज़रूरी है। तो ये जो बेसिक हमारी जो चीज़ें हैं उसके हवाले से जनाब हमें रिलीफ दे दें, यही हम आपके लिए बहुत है और हमारे लिए भी बहुत है। हमारे साथ राहील सैयद मौजूद थे। राहील, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप यहाँ पर आए। पासपोर्ट के हवाले से जितने भी मसाइल थे उनको हमने डिस्कस किया है और इंतज़ामिया इस हवाले से क्या कर सकती है वो भी हमने तजावीज़ पेश की हैं। यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं और मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जॉगल लाहौर। जनाब अब कुछ बात कर लेते हैं बालों के हवाले से, क्योंकि जनाब बाल खूबसूरत हों तो आपकी पर्सनालिटी और भी ज़्यादा खूबसूरत लगती है। और आजकल मसला है बाल गिरने का, और मर्दों में ख़ास तौर पर 25 साल के बाद जो है ना अक्सर शिकायत होती है कि हमारे बाल बहुत ज़्यादा गिरना शुरू हो गए हैं और आहिस्ता आहिस्ता वो गंजपन का शिकार हो जाते हैं। और अगर यूँ कहा जाए कि खूबसूरती में जो 70% हिस्सा है ना वो आपके बाल ही हैं, तो मेरे ख्याल से गलत भी नहीं होगा, क्योंकि रोज़ाना 50 से 100 बाल टूटना गैर मामूली नहीं है, बल्कि नॉर्मल सी बात होती है। मगर जब ये तादाद इससे ज़्यादा हो तो फिर आपको थोड़ी सी अलार्मिंग सिचुएशन समझनी चाहिए और फ़िक्रमंद ज़रूर होना चाहिए। और ख़ुसूसन मर्दों को, क्योंकि ख़वातीन के मुकाबले में ना मर्दों को गंजपन के मसाइल का ज़्यादा सामना करना पड़ता है। और एक रिसर्च के मुताबिक अगर आपको मीठे मशरूबात पीना पसंद है तो ये आदत बालों से महरूम करके आपको गंजपन का शिकार बना सकती है। और ये भी रिसर्च में बताया गया है कि ज़्यादा मिकदार में मीठे मशरूबात पीने वाले जो मर्द हैं ना उनमें गंजपन का ख़तरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो एंजाइटी या किसी बीमारी की वजह से भी गंजपन का आप शिकार हो सकते हैं। तो आजकल बहुत सारे जो ट्रीटमेंट्स हैं उस हवाले से बात की जाती है कि जनाब PRP करा लें, हेयर ट्रांसप्लांट करा लें, ये वाले प्रोसीजर्स करा लें, वो वाले प्रोसीजर करा लें, लेकिन कौन सा प्रोसीजर बेहतर है? और सबसे पहले कि इनकी रूट कॉज क्या होती है, क्यों गंजपन का शिकार मर्द हो जाते हैं, कौन कौन से शैम्पूज़ यूज़ करने चाहिए, साबुन यूज़ करना चाहिए कि नहीं यूज़ करना चाहिए, उसके बाद ऐसी और सी कौन कौन सी चीज़ें, कौन कौन सी प्रोडक्ट्स हैं जो उनके लिए बेहतर साबित हो सकते हैं। तो आज उस पर बात करेंगे। डॉक्टर सनिया जावेद हमारे साथ मौजूद हैं, कंसल्टेंट डर्माटोलॉजिस्ट हैं और एस्थेटिक्स फिजिशियन भी हैं। डॉक्टर सनिया, आपको वेलकम कहती हूँ जॉगल लाहौर में। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह परफेक्टली फाइन। आप ठीक हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। डॉक्टर सनिया, आज हम खासतौर पर मर्दों के हवाले से बात करेंगे, क्योंकि वो कहते हैं कि जनाब औरतों का भी हेयर फॉल होता है, लेकिन वो उस तरह नहीं होता जिस तरह हमारा होता है और हम फिर गंजपन का शिकार हो जाते हैं। तो मुझे बताइए कि क्या वजह है इसके पीछे कि हेयर फॉल ज़्यादा होता है मर्दों का? अच्छा, कई रीजंस होते हैं हेयर फॉल के। कुछ न्यूट्रिशनल डैमेजेस होते हैं जो कि कम देखने में आते हैं मर्दों में ख़ास तौर पे, क्योंकि ख़वातीन में न्यूट्रिशनल डैमेज ज़रा ज़्यादा आता है मर्दों की निस्बत। तो मर्दों में अगर हम न्यूट्रिशनल लेवल पे देखें तो उसकी वजह से भी बाज़ दफ़ा बाल गिरते हैं, जिसको हमारी ज़ुबान में टीलोजिन एफ्लुवियम कहा जाता है, लेकिन उसकी तादाद मर्दों में कम है। जो ज़्यादा तादाद देखने में आती है वो मेनली देखने में आती है एंड्रोजेनिक एलोपेशिया को, जो कि हार्मोन डिपेंडेंट है बेसिकली। क्योंकि ये जब मेल हार्मोन बॉडी के अंदर थोड़ा सा ज़्यादा होता है अपने नॉर्मल मिकदार से, तो उसकी वजह से
बाल डैमेज होना शुरू हो जाते हैं और बाल गिरना शुरू हो जाते हैं। आपने देखा होगा अक्सर मर्दों के सेंटर पे यहाँ से बाल खाली होना शुरू हो जाते हैं, या फ्रंट से टेम्पल एरियाज खाली होना शुरू हो जाते हैं। तो ये तमाम बेसिकली क्लासिफिकेशंस होती हैं हमारी पूरी डर्मेटोलॉजी में कि जो हेयर लॉस की एक पैटर्न को शो कर रही होती हैं कि ग्रेड 1, 2, 3, 4 किस ग्रेड में वो फॉल कर रही हैं। सो इसकी ग्रेडिंग होती है और उसके अकॉर्डिंगली फिर हम उसका मैनेजमेंट को डिसाइड करते हैं। अब इंटरेस्टिंगली चीज़ देखने में जो मुझे पर्सनली और प्रैक्टिकली देखने में आती है कि 18-19 साल के लड़के जो बच्चे हैं उनमें भी ये चीज़ देखने में आ रही है कि एंड्रोजेनिक एलोपेशिया इतना कॉमन हो रहा है। होता है इसमें बेसिकली क्या है, एक तो फैमिली पैटर्न बहुत मैटर करता है और मेनली मैटरनल साइड से, मदर की साइड से जो आपके नाना हैं उनकी साइड से ये चीज़ ट्रांसफ़र होती है जिसके रेशो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू पैटर्नल साइड। सो जब वो बंदा कोई जीन ऐसे इनहेरिट कर रहा है तो उसकी इनहेरिटेंस में वो एक चीज़ आ रही है, जैसे डायबिटीज़ का आपको पता है कि इनहेरिटेंस में चल रही होती है, ऑटो इम्यून इश्यूज़ हैं, उसी तरह से एंड्रोजेनिक एलोपेशिया भी इनहेरिटेंस में चलता है। अच्छा, और नहीं सिर्फ ये प्रॉब्लम मैटरनल साइड से आती है या पूरा हेयर फॉल का अगर प्रॉब्लम है तो वो मामा की साइड से आ रहा है? नहीं, तमाम मामा की साइड से नहीं आ रहा है, इसलिए अपनी मामा को कोई ब्लेम ना करे। रीज़न ये है कि हम जब रेशो निकालते हैं ना कि जैसे जो हमारी एकेडमिक्स रिसर्च होती हैं उसमें देखा जाता है कि अच्छा क्या वजह है जो ज़्यादा ये चीज़ कॉज करी है, किस तरफ से ये इशू ज़्यादा आ रहा है। तो जब मेल और फीमेल की रेशोज़ देखी जाती हैं तो फीमेल साइड से ये इनहेरिटेंस में जीन्स ज़्यादा आते हैं, अदरवाइज आता है ये दोनों साइड से, इसलिए कोई भी अपनी मामा को ब्लेम ना करे इस चीज़ पे। अच्छा, अब होता क्या है कि जब हार्मोन्स की तब्दीलियाँ आना शुरू होती हैं बच्चों में, लड़कों में, जब वो बड़े हो रहे होते हैं तो उसके साथ साथ 18-19 साल के बाद जब वो हार्मोन ज़्यादा ग्रो करता है, ज़्यादा इंक्रीज़ होता है तो वो सर के बालों के गिरने का सबब बनता है। अब वो क्राउन सारा एम्प्टी होना शुरू हो जाएगा और ये टेम्पल एरियाज, तो उसके लिए फिर हमें मुख्तलिफ ट्रीटमेंट्स हम ऑफ़र करते हैं। खाने लगाने वाली मेडिकेशंस भी होती हैं, अच्छा, जिनमें से चंद एक साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, लेकिन वो साइड इफ़ेक्ट्स को ज़रूरी नहीं है कि आप वही वाली दवाइयाँ दें। सिंपल मल्टीविटामिन्स, अच्छे सीरम्स जो सेफ़ होते हैं वो आप रूटीन में यूज़ कर सकते हैं। बहुत सी फॉर्मुलेशंस अवेलेबल हैं मार्केट में। मैं यहाँ पे इसलिए मेंशन नहीं करूँगी ताकि लोग उसको खुद से फॉलो ना करना शुरू कर दें, क्योंकि हर चीज़ हर एक के लिए सूटेबल नहीं होती है। वो हमेशा आप अपने डॉक्टर से असेस करवा के रिकमेंड करें। इसके साथ आप मल्टीविटामिन्स को जब रखेंगे तो थोड़ा सा आपके बालों की ग्रोथ, थिकनेस और तमाम चीज़ें इंप्रूव होंगी। इसका मेनली पैटर्न कैसे स्टार्ट होता है कि बाल पहले पतले होना शुरू होते हैं और फिर गिरना शुरू होते हैं। जब हेयर लॉस होगा, हेयर थिनिंग होगी तो वो एरिया एम्प्टी होना शुरू हो जाता है। अब उसकी वजह से ग्रेजुअली जब हेयर लॉस इंक्रीज होता है तो कुछ लोग तो वेट करते हैं कि एक मरतबा सारे बाल गिर जाएं, फिर हम ट्रांसप्लांट पे जाएंगे। लेकिन अंडर द नाइफ सर्जरी के लिए हर बंदा नहीं जाना चाहता, बिकॉज नाउ वी हैव बेटर ऑप्शंस जिसके लिए हमें सर्जरी पे नहीं जाना पड़ता। PRP का सब लोगों ने सुना होगा। बेसिकली उसमें हम ब्लड लेते हैं, प्रोसेस करते हैं, ग्रोथ फैक्टर्स एक्सट्रैक्ट करते हैं और लगा देते हैं। और ये सेफ है? ये बिल्कुल सेफ है। ऑटोलॉगस होता है, पेशेंट का ब्लड लेके प्रोसेस करके लगाया जाता है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है इसके अंदर। इसमें इशू क्या चीज़ आती है कि इसके अंदर नंबर ऑफ सेशंस बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड होते हैं इन एंड्रोजेनिक एलोपेशिया। अब कई लोग कहते हैं कि जी ये हमने करवा लिया सेशन, उसके बाद दोबारा हमारे बाल गिर जाएंगे, तो ऐसा टेक्निकली ज़रूर है क्योंकि ये ऑनगोइंग प्रोसेस है, बट एक सर्टेन टाइम के बाद वो हार्मोन बैलेंस हो जाता है और आपके बाल गिरने बंद हो जाते हैं। तो उस टेन्योर के दौरान अगर आप अपने बालों को इस प्रोसीजर से मेंटेन रखना चाहें आप कर सकते हैं। मैं थोड़ा एडवांस चीज़ें, लेकिन मैक्सिमम कितने सेशंस लेने पड़ते हैं उन्हें? इसके सेशन ज़्यादा रिक्वायर्ड होते हैं, 8 to 10 सेशंस, और बहुत कॉस्ट इसकी ना इंक्रीज हो जाती है पेशेंट्स के लिए। तो मैं हमेशा वो चीज़ प्रेफर करती हूँ कि पेशेंट को कम विजिट्स करने पड़े, कम कॉस्ट उसको लगानी पड़े ताकि उसकी पॉकेट पे बर्डन ना आए। फिर थोड़ी सी एडवांसमेंट आई, PRGF आ गया। PRGF एक उससे एडवांस चीज़ थी। डिफरेंस क्या आता है, लिया आपका ब्लड जाता है लेकिन ग्रोथ फैक्टर्स ज़्यादा होते हैं। जब ग्रोथ फैक्टर्स ज़्यादा होंगे, ज़्यादा सेल्स की प्रोडक्शंस बेहतर होंगी तो बाल ज़्यादा बेहतर होते हैं। फिर उसके बाद और हम ऊपर चले गए तो PRF आ गया। PRF में मजीद ग्रोथ फैक्टर्स आ गए। देन कई इन चीज़ों के ऊपर काम किया गया कि जी स्टेम सेल्स को निकाला जाए। स्टेम सेल्स बॉडी के फैट से भी निकाले जाते हैं। मैं जो पर्सनली इसके ऊपर काम कर रही थी, मैं पेशेंट का अपना स्टेम सेल, उसके यहाँ से हम बालों का एक स्पेसिमेन लेते हैं, उसको प्रोसेस करते हैं और लगा देते हैं। इशू उसमें ये आया जी कि उसकी कॉस्ट बहुत बढ़ गई। ऑल्दो FDA अप्रूव्ड चीज़ें सारी, इसका कोई इशू नहीं है, बट स्टिल ये है कि पेशेंट के लिए बजट फ्रेंडली ऑप्शन को रखना हमेशा ज़रूरी है।
अब एक जो नई चीज़ आई है जिसकी मार्केट में बहुत ज़्यादा हाइप है, दैट इज़ एक्सोसोम्स। अब एक्सोसोम्स क्या है? अगेन ये भी ह्यूमन डिराइव्ड है लेकिन जेनेटिकली इंजीनियर्ड होते हैं। ये ज़रूरी नहीं कि आपका लेके बना के मुझे लगाएंगे तो कोई रिएक्शन होगा, क्योंकि इसके अंदर डीएनए पार्टिकल्स नहीं होते तो इसका कोई रिएक्शन या कोई साइड इफेक्ट नहीं आता। सो ईजी सा प्रोसीजर होता है, हार्डली 5 to 10 मिनट्स का प्रोसीजर होता है, एंड देन हम इसको जब इंजेक्ट करते हैं, इंजेक्ट किया जाता है। एग्जैक्टली, ये तमाम बालों के जो प्रोसीजर्स हैं इन तमाम में हमने चीज़ों को इंजेक्ट ही करना होता है, लेकिन ये पेनलेस होती हैं, इसमें पेन नहीं होता। और लोग नीडल का सुन के डर जाते हैं, बट इसमें पेन नहीं और होता। इसके कितने सेशंस होंगे जितना जो आपने बताया रिसेंटली जो आया है? अच्छा, इसके अंदर बेसिकली मैं इसके ऊपर ऑलमोस्ट 1.5 से 2 साल हो गए मैं इस पे काम कर रही हूँ ऑलरेडी, और इसके अंदर हम एक ही सेशन को रिकमेंड करते हैं क्योंकि इसके अंदर बिलियंस में ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं। जबकि अगर हम पीआरपी से इसको हम कंपेयर करें या पीआरएफ से करें तो उसके अंदर थाउजेंड्स में या हंड्रेड्स में ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं। एक स्टडी मैं पढ़ी थी पिछले दिनों, तो उसके अंदर उन्होंने कंपैरिजन किया हुआ था कि जो ग्रोथ फैक्टर्स पीआरपी के हैं वो 12 हैं और जो एक्सोसोम्स में ग्रोथ फैक्टर हैं वो 495 से अबव जा रहे थे ग्रोथ फैक्टर्स। तो जब इतने ज़्यादा ग्रोथ फैक्टर्स होंगे तो आपको और प्रोसीजर्स की ज़रूरत नहीं होती। अब एक्सोसोम्स क्या चीज़ है कि ये बहुत सारे ग्रोथ फैक्टर्स को इकट्ठा किया जाता है, और जहाँ पे कोई चीज़ डेफिसिट है, जैसे लोगों की झुर्रियाँ पड़ना शुरू हो जाती हैं, स्किन डैमेज हो जाती है, इवन फर्टिलिटी में ये यूज़ किया जा रहा है। स्टेम सेल्स को जो फीमेल्स के अंदर फर्टिलिटी के इश्यूज हैं उसके अंदर यूज़ किया जा रहा है, डायबिटीज़ में यूज़ किया जा रहा है, जॉइंट की रिपेयर में यूज़ किया जा रहा है। तो बालों की ग्रोथ में भी इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे देखने में आए। ये समझ लें कि एक ऐसा सेल होता है जो मैसेज लेके आता है कि मैंने यही काम करना है जाके, ठीक है। सो वो जब हम इंजेक्ट करते हैं तो उसको मैसेज आता है जी कि मुझे बाल उगाने, वो सेल को रिपेयर शुरू करता है, इन्फ्लेमेशन ख़त्म करता है और तमाम उसके ऊपर काम शुरू कर देते हैं और बाल उगना शुरू हो जाते हैं। डिफरेंस थोड़ा सा इसमें ये आ जाता है कि इसके रिजल्ट्स एज़ कम्पेयर टू कन्वेंशनल थेरेपीज़ जो कि पीआरपी या मेडिकेशन है उससे क्विकर आते हैं। लाइक 1.5 से 2 महीने के बाद पेशेंट्स को ग्रेजुअली रिजल्ट्स आना शुरू हो जाते हैं। और ये एक्सपेंसिव है या बजट फ्रेंडली है? अगर मैं देखूं कि मुझे 10 सेशंस की कॉस्ट और इसके एक सेशन की कॉस्ट, तो उसमें डिफरेंस आ जाता है कि ये उससे इकोनॉमिकल पड़ता है, ठीक है। लेकिन अगर आप कंपेयर करेंगे कि एक पीआरपी का सेशन है और एक एक्सोसोम का सेशन है तो डेफिनेटली उसमें प्राइस का बहुत डिफरेंस आता है, क्योंकि ऑब्वियसली जितनी एडवांस टेक्नोलॉजी है उतनी ही वो थोड़ी प्राइसी हो जाती है। जैसे हम मोबाइल्स की बात करें, कंप्यूटर कितना आ जाएगा? ये वेरिएबल 40, 50, 60 ये वेरिएबल होता है। क्योंकि ये डिफरेंट तरह के एक्सोसोम्स होते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मार्केट में कुछ सब स्टैंडर्ड प्रोडक्ट्स भी एक्सोसोम्स के यूज किए जा रहे हैं जो कि नुकसानदेह हो सकते हैं। जैसे पीआरपी का भी कहा जाता है ना, 5000 में भी हो जाएगी, 3000 में भी हो जाएगी। अब उसमें भी ट्यूब्स होती हैं, उसके प्रोडक्ट्स होते हैं, उसकी मशीनरी होती है। अगर वो क्वालिटी प्रोडक्ट्स नहीं यूज़ कर रहे हैं तो वो आपको डैमेज दे सकते हैं। तो हमेशा अपने डॉक्टर से पूछें कि आप मुझ पे क्या चीज़ यूज़ कर रहे हैं, और एक रेनोन्ड बंदे के पास जाएं, क्योंकि ये आम चीज़ें नहीं है। आपकी बॉडी में चीज़ इंजेक्ट हो रही है, सो जो भी चीज़ आपकी बॉडी में इंजेक्ट हो रही हो हमेशा उस पर केयरफुल रहें, क्योंकि वो आपको साइड इफेक्ट्स भी दे सकती है। अच्छा, दूसरा ये कि जब हमारे बाल एक जैसे मैंने बात की कि डेली भी उतरते हैं, बाल गिरते हैं, अगर वो नॉर्मल कितने गिरें तो वो नॉर्मल होता है, लेकिन अलार्मिंग सिचुएशन कब बने कि कितना जब उसका बालचर होना शुरू हो जाए? अच्छा, अब जो जैसे आपने शुरू में शो के बताया कि 50 to 100 बाल डेली गिरना ये नॉर्मल चीज़ है, लेकिन अगर आप 200, 300 डेली सुबह उठ रहे हैं, आपका पिलो केस भरा हुआ है, आप कॉम्ब कर रहे हैं, आपका कॉम्ब भरा हुआ है, शॉवर ले रहे हैं, आपके बाल उतर रहे हैं, तो दैट इज़ अलार्मिंग। आप इनिशियल स्टेप्स के ऊपर इसको कैच कर लें। और इंटरेस्टिंगली बड़े लोगों में जब मैं असेस करती हूँ इसको, तो मेजॉरिटी में, क्योंकि अब हमारी डाइट्स उस तरह से खालिस नहीं है, पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है, ये तमाम फैक्टर्स भी इसमें साथ बड़ा रोल प्ले करते हैं। आपकी बॉडी में न्यूट्रिशनल डैमेज आता है, जिसमें विटामिन डी हो गया, जिंक हो गया, आयरन हो गया, ये तमाम चीज़ें जब डेफिसिट होती हैं तो आपके बाल ज़्यादा जल्दी गिरते हैं। लड़कों में स्मोकिंग का एक फैक्टर बहुत कॉमन है। स्मोकिंग आपके बालों को, लड़कों को बहुत ज़्यादा डैमेज करती है। तो मैं हमेशा अपने पेशेंट्स को कहती हूँ, मैं जो पहले सवाल करती हूँ कि आप स्मोकिंग तो नहीं करते हो, कहते हैं डॉक्टर साहब ये प्लीज़ बंद ना कराइएगा। मैं उनको आगे से कहती हूँ अच्छा प्लीज़ आप बंद ना करें, लेकिन 1-2 पे आ जाए और फिर उसको बंद कर दें। रीज़न ये है कि स्मोकिंग आपके ना सिर्फ लंग्स को इफेक्ट कर रही है बल्कि आपके हेयर रूट्स को भी डैमेज कर रही होती है। तो अगर आपको बाल बचाने हैं तो स्मोकिंग को क्विट करें।
बिल्कुल ऐसे ही जनाब, ये अपना जो लाइफस्टाइल है उसको भी तो मॉडिफाई करें, अपनी जो डाइट है, डाइटरी हैबिट्स हैं उसको भी ठीक करने की कोशिश करें। जिससे मैं बताई थी कि रिसर्च में आया कि जिनको मीठा बहुत पसंद है या मीठे जो ड्रिंक्स, कोला ड्रिंक्स या मीठे मशरूबात जो पीते हैं, उनकी वजह से भी बालचड़ या गंजपन का शिकार वो हो सकते हैं। बिल्कुल। अब एक्चुअली होता ये है कि जो मीठा है ये आपकी बॉडी में अगेन हार्मोनल फ्लक्चुएशंस देता है, जिसकी वजह से बाल डैमेज होते हैं। दूसरी चीज़, अगर हम कार्बोनेटेड ड्रिंक्स की यहाँ पे बात करें तो कार्बोनेटेड ड्रिंक्स आपकी बॉडी से विटामिन डी और कैल्शियम को निकालती हैं। जब विटामिन डी निकलेगा, कैल्शियम निकलेगा, तो ऑटोमेटिकली आपके बाल डैमेज होंगे। सो ये तमाम चीज़ें आई प्रेफर कि नेचुरल चीज़ों पे रहना चाहिए, अपनी डाइट को नेचुरल रखना चाहिए, डिटॉक्स करना बहुत ज़रूरी होता है बॉडी को, और जितना हो सके कार्बोनेटेड ड्रिंक्स को, आर्टिफिशियल जूसेस को, आर्टिफिशियल फूड आइटम्स को अवॉइड करें। प्रोसेस्ड फूड्स और ये तमाम चीज़ें आपको आपकी इंटरनल बॉडी को भी डैमेज करती हैं और आपके बालों को भी एग्जैक्टली। अच्छा, दूसरा ये कि अब हमें पता चल गया है कि अब नॉर्मल से थोड़ा सा ज़्यादा हमारे हेयर फॉल होना शुरू हो गया है, और अगर हम PRP नहीं करा सकते हैं, इस तरह के सेशंस नहीं ले सकते हैं जो मर्द हजरात, तो वो क्या करें? वो क्या ऑयलिंग के थ्रू या वो कोई ऐसे शैम्पूज़ यूज़ करके, कंडीशनर यूज़ करके, या जो घर में हम लोग ख़वातीन भी टोटके करते हैं, कभी कुछ लगा लिया बालों पे, कभी कुछ लगा लिया, तो क्या उसके थ्रू भी हेयर फॉल को कंट्रोल किया जा सकता है इनिशियल स्टेजेस पे? बिल्कुल किया जा सकता है, और मैं पेशेंट्स को रिकमेंड करती हूँ कि आप हमेशा वंस वीकली या ट्वाइस वीकली ऑयलिंग ज़रूर करें। ठीक है। अब कई लोग क्या करते हैं कि कैस्टर ऑयल का पढ़ लिया इंटरनेट पे कि जी ये बाल उगाएगा, वो इरिटेंट है, वो बाल ज़रूर उगाएगा, लेकिन अगर आप उसकी कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा यूज़ करेंगे तो वो डैमेज भी करेगा। अच्छा। अनियन एक्सट्रैक्ट हो गए, ये तमाम चीज़ें ना इरिटेट करती हैं स्किन को, लेकिन जब वो इरिटेट करती हैं तो वो बाल निकालती हैं। अगर उसकी कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगी तो आपका बाल डैमेज भी होगा। तो इसलिए हमेशा कैलकुलेटेड चीज़ को डॉक्टर से रिकमेंड करा लें, या प्रॉपर अगर आपके घर में बड़े लोग हैं जो टोटकों को फॉलो करते हैं तो उनकी हेल्प ज़रूर लें इसके अंदर, क्योंकि वो आपको बेहतर इस चीज़ पे गाइड कर सकेंगे। अनियन का वो जो पानी आजकल बहुत ज़्यादा है, फिर वो जी हमारे शैम्पूज़ में भी आ रहा है, हमारे ऑयल में भी कह रहे हैं कि आप ये वाले यूज़ करें, तो वो बेहतर है बालों के लिए? बिल्कुल, वो इफ़ेक्ट अच्छा देता है, बट अगर किसी का एंड्रोजेनिक एलोपेशिया की जैसे हम बात कर रहे थे, तो उसमें बालों की थिकनेस इंप्रूव करेगा, बालों की ग्रोथ को थोड़ा सा इंप्रूव ज़रूर करेगा, लेकिन जो अंदर ऑन गोइंग प्रोसेस चल रहा है बॉडी के अंदर, उसको वो कुछ नहीं करेगा, क्योंकि ये हम स्कैल्प पे अप्लाई कर रहे हैं। दूसरी चीज़, अगर हम बात करें एलोपेशिया एरिएटा की, जिसके अंदर लोगों के सर से बालों के पैचेस उड़ जाते हैं, छोटे छोटे से, लगता है जैसे कॉइन की फॉर्म में वो बाल उड़ गए हैं। बाज़ दफ़ा लोगों का वो प्रोग्रेस भी हो जाता है, जिसको एलोपेशिया टोटालिस, और अगर पूरी बॉडी के चले जाए तो यूनिवर्सैलिस हम उसको कहते हैं। उसके अंदर ये होता है ऑटो इम्यून इशू, ऑटो इम्यून बीमारी है। अब उस ऑटो इम्यून बीमारी को ट्रीट करना, मतलब उसको मैनेज करना ज़्यादा ईजी है, और उसकी मेडिकेशन से वो कुछ महीने लगते हैं, 6 to 12 मंथ्स का नॉर्मली इसमें ड्यूरेशन होता है, और बाल आ जाते हैं। लोग कई इसके अंदर स्टीरॉइड्स के इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से टेम्परेरीली उनको इफेक्ट आता है, लेकिन उसके बाद में उनको साइड इफ़ेक्ट्स बहुत फेस करने पड़ते हैं। तो हमेशा जब भी आप इसका ट्रीटमेंट लें डर्माटोलॉजिस्ट से, किसी भी स्किन स्पेशलिस्ट से, वो पूछ के लें, खुद से इसके ऊपर कोई एक्सपेरिमेंट्स ना करें। किसी के पास भी नहीं जाना है, ना तो खुद से कोई इस तरह के एक्सपेरिमेंट्स करने, और ना ही किसी क्वैक के पास जाना है कि वो आपकी जो सिचुएशन है उसको और भी ज़्यादा बिगाड़ दे। तो हमारे साथ डॉक्टर सनिया जावेद मौजूद थी। डॉक्टर सनिया, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप यहाँ पर आए, और मर्दों में जो बाल जड़ होना शुरू हो जाता है, बाल गिरना, हेयर फॉल शुरू हो जाता है, उसकी क्या वजूहत है, किस तरह उसे ठीक किया जा सकता है, उस पर बात की है। मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।